भारत गरीब, नपुंसक, गुलाम, खाना नहीं उगा सकते, बच्चे पैदा करते हैं, कमीने लोग हैं, भ्रष्ट हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये मैं सुनता था। और बेटा मेरी औकात नहीं है कि जाके पीएम साहब से बोलूं ये जो मकौड़ा पार्टी नहीं, जो भी इसका नाम है, जो ये जंतर मंतर में दंगा कर रहे थे, सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। 4 बांग्लादेशी जिहादी वो लोग आ रहे थे, उनके पास थी सारी सामग्री, और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वो क्या करना चाहते थे। माय ओन बैचमेट, शर्म आनी चाहिए तुझको अगर तू ये प्रोग्राम देख रहा। तूने आरोप लगाए थे नंबी नारायण, गिरफ्तार करवाया था, शर्म आनी चाहिए, डूब जा कहीं जाके। ओए टाइगर, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। ये भारत झुकता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का भारत है। जब सिंदूर में मार ही रहे थे तो रुक क्यों गए जल्दी? थोड़ा 5-10 दिन 15 दिन और चलते रहते तो मजा आ रहा था। मतलब पठान मैं हूँ क्या आप है? आपने तो धुरंधर 1 और 2 भी दी। बाय द वे 2 का एक थोड़ा सा हिस्सा है मेरे जीवन पर आता है। सर, व्हाट इज बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन एम्बेसडर? मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत सीनियर थे मेरी बैच के, उनका मुझे मैसेज आया कि देख दीपक, तेरे को हमने बहुत बचाया, तूने वो कानून तोड़े हैं जो अभी तक लिखे भी नहीं गए। एक बार यूएस पे स्टैंड अलोन बात करते हैं, वो इतनी बड़ी सुपर पावर कैसे बनाकर अपनी हिस्ट्री में जाके बात? ये कोई सुपर पावर नहीं है, डफर पावर है। हम तो सुपर पावर बन गए जी, हम तो डोमिनेट करेंगे इस रीजन को। अब एक कमीने ये जो बातें करते हो तभी सारी दुनिया तुमसे दुश्मनी करती है। दुनिया का एक देश है जो चीन को रोक सकता है। मुझे चीनी अक्सर कहते हैं कि एशिया को तो हम कब का निगल गए होते, एक चट्टान खड़ी है हमारे सामने जिसका नाम भारत है। स्पेन के पास बहुत पैसा था 2000-2001, यहाँ तक कि वो कहते थे भाई देखिए भगवान ने तो हमें बनाया है दानी देश बनने के लिए, हम दान करेंगे। उसके बाद जब उनकी इकोनॉमी ठप हो गई तो फिर भीख मांगने लगे, हमसे भी भीख मांग रहे थे। अभी जो लद्दाख से सोनम वांगचुक जी आए थे, उस पर क्या राय है? पाकिस्तान की हर बार खबर आती है कि बस अब तो गरीब है, अब तो बर्बाद होगा, अब गया, फिर भी बच जाता है बार बार। आज का पॉडकास्ट स्पेशल है। आज हमारे चैनल पे हम एक पहले डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं जिनका डिप्लोमेसी करियर 35 सालों से भी ज्यादा समय का था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर मिस्टर दीपक बोहरा की। इन्होंने देश के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, विश्व के बारे में जो सीखा है, किताबों से नहीं सीखा है, वहां जाके सीखा है। ये 10 से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, 6 देशों से ज्यादा में भारत के राजदूत रह चुके हैं, और आज भी 4 इंपॉर्टेंट एरिया में भारत के ऑलरेडी स्पेशल एडवाइजर हैं। हमने इनसे पूरी इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एक एक चीजों के बारे में बात की। हमने इंडिया अमेरिका के रिलेशन के बारे में बात की कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना भाई, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, क्या पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलेगा या बलूचिस्तान निकल जाएगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, जयशंकर जी कैसा काम कर रहे हैं, ये सारी बातों पे हमने डिटेल में बात की है। आपको इन सभी चीजों पे व्यू देते हुए बाकी लोग मिल जाएंगे, पर एक डिप्लोमेट के नजरिए से, जो वहां रहा है, जिसने देखा है, जिसने खुद बात की है, उनके नजरिए से पहली बार आप इन चीजों को सुनने वाले हैं। तो भाई साहब, अगर आपको भारत में, इंडिया में, चाइना में, विश्व की राजनीति में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो चिपक के बैठ जाइएगा, और हम चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की ओर। वेलकम दीपक सर टू द पॉडकास्ट। सर, आप हमारे चैनल पे पहले डिप्लोमेट है और हमारी पूरी ऑडियंस एक्साइटेड है। हमारी टीम, आप देखो, इतने सारे लोग कभी एक साथ नहीं बैठे, तो आपके इतने सारे फैंस हैं, और ये आपका वर्ल्ड व्यू जानना चाहते भी इंडिया का अलग अलग कंट्री से क्या क्या रिलेशन है। तो अपन इस पूरे पॉडकास्ट को टुकड़ों में बांटेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे टुकड़े पहले। मत करना, टुकड़े हमारे पड़ोसी मुल्क के कर डन डन वो तो होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जस्ट कैरी ऑन एंड लेट मी फर्स्ट बिगिन। आपने मुझे ये इज्जत दी है, थैंक यू। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूँ। मेरा प्रोफाइल में सिर्फ ये लिखा है कि एक साधारण बेटा है ये अपनी माँ भारती का, और मेरी माँ के मेरे ऊपर जो ऋण है मैं उनको चुका रहा हूँ। जो मेरा बीता हुआ कल है, ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड, कुछ नहीं, वो चला गया। मैं तो आने वाले कल की बात सोचता हूँ। 75 साल की मेरी उम्र है, 53 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए हैं। तो जो प्रश्न आपने पूछे हैं पूछेगा, लेकिन उससे पहले ये मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। मैं चाहता हूं आप इसको स्वीकार करें, और ये जरा दिखा दीजिए कैमरा में कि इसके ऊपर लिखा हुआ है भारत। इंडिया भारत सत्यमेव जयते। देख लिया आपने? ये इसकी भी एक कहानी है, मैं बताऊंगा। सर, इसकी कहानी बताइए ना। हाँ, अभी शुरुआत में। लेकिन उसके साथ श्री अकेडमी, आपने श्री का नाम तो सुना ही हुआ है, ये उनके लिए, उनकी तरफ से सिलीगुड़ी में उनकी अकेडमी, ये पहनिए। क्या होता है कि जब मैं कभी भी लोगों से बातचीत करता हूँ, ये मैं पहले आपको कहानी बता रहा हूँ इस टी शर्ट की, तो मैं कभी स्टेज पे खड़ा नहीं होता, मैं घूमता रहता हूँ माइक लेके। पिछले साल जनवरी में, 2025 जनवरी में, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में
कोई 8,000 रोटेरियंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुझे बुलाया कि बातचीत करिए। मैंने कहा जी आता हूं। तो सब हो गया, फिर मैंने माइक लिया और घूमने लगा। और क्या देखता हूं कि मुझसे 4-5 रो आगे, मैं हॉल के बीच में था, एक महिला, उसकी रोने की आवाज आने लगी। मैं गया, मैंने कहा मैडम मैंने आपको क्या कह दिया जो आप नाराज हो गए, मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ करिए। कहती नहीं, मैंने आपसे पहले किसी को नहीं सुना जो इतने जुनून से भारत के बारे में बात करता है। मेरी आंखें भर आई। ऑल राइट, मुलाकात हुई, नमस्कार, मैं चला गया। 2 हफ्ते के बाद मुझे कांटेक्ट करती, पता नहीं कहाँ से नंबर मिला। कहती मैंने एक नई कंपनी शुरू की है, लव माई इंडिया, LUV माई इंडिया, भारत की पहली नेशनलिस्ट प्रोडक्ट्स कंपनी। तो शुरुआत उन्होंने की ये बैजेस के साथ, उसके बाद टी शर्ट्स, फिर ब्लाउजेस, फिर साड़ीज, ट्राउजर्स, दुनिया भर की चीजें अबाउट इंडिया, लव माई इंडिया, बैजेस बनाती हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी हाउ इज इट डूइंग, अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ। कहती यू कांट इमेजिन सक्सेस। मैंने कहा वो क्यों? कहती है जो भारत के लोग हैं आज, वो बताना चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं, कंधे पे पहनना चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं। सो आई कंग्रेचुलेटेड हर। मैं कभी कभी संपर्क रखता हूं। उनका नाम वंदना सेठी है, कंपनी का नाम लव माई इंडिया है। शी मस्ट बी 50-60 साल की हो, फाइन पर्सन। आई डोंट नो उनका परिवार का, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में बेटा। तो क्या था कि मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी, 1975। खून के आंसू में पीता था वहां कि ये भारत का डिप्लोमेट है। मैं सबसे जूनियर था, यंगेस्ट। और भारत गरीब, नपुंसक, गुलाम, खाना नहीं उगा सकते, बच्चे पैदा करते हैं, कमीने लोग हैं, भ्रष्ट हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये मैं सुनता था, मैं खून के आंसू पीता था उस समय। यही चीज 1948 से भारत की छवि थी, इस देश का कुछ नहीं होगा। और आज जो मैं देख रहा हूं, मैं कभी वहां पे फ्रांस में जब अंदर जाता था, आई कैरी अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फॉर लाइफ, क्योंकि विशेष सलाहकार हूं, राजदूत हूं। तो मेरे को एयरपोर्ट पे या कहीं पे इंडिया यहां खड़ा हो जा, बहुत बुरा लगता था। लेकिन हमारी फितरत नहीं है लड़ना, स्वीकार कर लेते थे। अब जब मैं वहां जाता हूं, मेरा पास इंडिया सर आइए ना, VIP लाइन में है। मैं ये क्या हो गया भाई तेरे को? आज से कुछ साल पहले तो तू मजाक करता था हमारा। आपका मार्केट, आपकी ताकत, आज सारी दुनिया को ये मालूम है। मार्केट क्योंकि आपने वो रफाल वगैरह जहाज खरीदे हैं, कुछ और फ्रांस से हमने बहुत वेपन्स लिए हैं। अगर मैंने वो बंद कर दिया, उसकी वो कंपनी बंद हो जाएगी। अब ये मेरी ताकत है, आज मैं अपनी ताकत समझ गया। राइट, सो आई वांट यू टू बिगिन विद दिस, और फिर मैं चाणक्य की बात भी आपसे करूंगा। रामायण की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं बेटा। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मुझसे कहते हैं आप तो राजदूत हैं, आप तो बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप नहीं कर सकते? रामायण की वो कहानी याद है उस गलेरी की, जब वो राम सेतु बना रहे थे, वानर बड़े बड़े पत्थर लेके फेंक रहे थे पानी में, तो ये गलेरी अपने जिस्म को गीला करके रेत में उल्टी सीधी हो रही थी, और फिर जाके ऐसे करके जो गैप्स थे पत्थरों में, वहां वो फेंकती थी। तो वानर हंसने लगे कि तू तो छोटी सी है, तू क्या कर सकती है? वो करती रही। फिर भगवान श्री राम ने उसको देखा, उसको प्यार से उठाया और 3 उंगलियों से उसको करेस किया। आज वो निशान जो होते हैं, जिसको हम पाम स्क्विरल कहते हैं, भारत की गलेरी, 3 निशान जो हैं, वो भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान है। तो भगवान श्री राम ने एक चीज कही वानरों से कि मजाक मत करो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े काम में जुट सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सबक मैंने सीखा था बचपन में। ये छोटा सा काम जो है, इट डजंट मैटर। दूसरी चीज जो मुझे रामायण के बारे में बहुत पसंद थी, जब हुआ ये जो बालाकोट की स्ट्राइक थी,
मुझे याद है, आप कभी मौका लगे तो देखिएगा पीएम साहब पाटन गुजरात में क्या कह रहे थे। हमारा सिद्धांत है, ये आप लोग सब सुनिएगा, आप तो भारत की संतान है। हमारा सिद्धांत है, हम मारेंगे घर में घुस के। ये पहली बार मैंने देखा उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, मैंने कभी नहीं ऑब्जर्व किया, नजदीकी से काम किया है, ये अंगारे नहीं देखे। दूसरी चीज बोली, मेरा सिद्धांत है चुन चुन के हिसाब लेना, मेरी फितरत है, साथ में पाताल में भी छुपोगे मैं ढूंढ निकालूंगा। ये पुलवामा की बात है। अब ये मेरी फितरत, ये मेरा सिद्धांत कब से है कि मैं घर में घुस के मारूंगा? कहां से है? मेरे को स्कूल में क्या सिखाया था, आपको क्या सिखाया था? कोई यहां तमाचा मारे बोलो जी यहां भी मार दे। मैं तो अहिंसावादी था, पेट में लात मारे बोलो पीठ में भी मार दे। ये कब से मेरा सिद्धांत बन गया? और बेटा मेरी औकात नहीं है कि जाके पीएम साहब से बोलूं आप क्या कह रहे हैं सर। और पिछले साल जब मैं गया महाकुंभ में, उस दिन ने मेरी आंखें खोल दी। 25 फरवरी का दिन था, पीएम साहब भी आए थे, वो अपना स्नान करके चले गए, मेरी पत्नी और मैं गए। करोड़ों लोग, आपको पता है 67 करोड़ आए थे। तो मैं किन्नर अखाड़े में गया, ये जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। एक महात्मा महिला वहां बैठी हुई थी, तो मैंने कहा, उसको सब दीदी कह रहे थे, मैंने कहा दीदी एक सवाल आपसे पूछना। कहती आओ मेरे साथ बैठो ना, ये मेरी औकात नहीं, आपके चरणों में बैठ के पूछूंगा। बोले पूछ। मैंने कहा दीदी ये हमसे, हमारा सिद्धांत कब से है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है? कहती है राजदूत रामायण पढ़िए। मैं कहा दीदी आप क्या कह रही है? हर भारतवासी ने रामायण पढ़ी है। कि भगवान श्री हनुमान चले गए उस द्वीप में, सीता मां को ढूंढ लिया, और फिर आखिरी चीज क्या की, कब महल को आग लगा के वापस आ गए। कहती कुछ समझ आया राजदूत? हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि आई हैड अ टोटली डिफरेंट असेसमेंट अब मेरी है ऑफ द रामायण। फिर जिसको बार बार पढ़ने लगा, भगवान श्री हनुमान, पूरा भारत 28 तीर्थ स्थान है जो हनुमान से कनेक्टेड है। आपके स्टेट राजस्थान इतना खूबसूरत स्टेट है, और आपका शहर जयपुर तो खैर बेमिसाल है। मेरी शादी यहीं हुई थी अलग कहानी है। तो जब भगवान जी हनुमान नहीं ढूंढ पा रहे थे, 28 जगह वो गए, वहां नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, खाना पीना बंद कर दिया, डिप्रेशन में चले गए। ऑल दिस इज हिस्ट्री। रामायण माइथोलॉजी नहीं है, रामायण मेरा इतिहास। अरे गोरे का बच्चा जो मर्जी का है, वो मेरा इतिहास है। और जब बैठे हुए थे, कुछ हादसे हुए वहां पर। एक गीत आया जिसका नाम संपत्ति था, और उसने सुना कि ये जटायु की बात कर रहे थे, भगवान श्री हनुमान और उनके 2-3 साथी। तो उसने कहा कि आप जटायु को कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा ये हुआ। कहता मैं उसका भाई हूं, और मां को उधर ले गए। अब दिक्कत ये थी कि भगवान जाए कैसे वहां, इतनी दूर द्वीप जाना। उस समय तो सबमरीन नहीं थी बेटा, पानी के जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं था, एयरक्राफ्ट नहीं थे। बहुत उदास। फिर वो भालू आता है जामवंत, जो मैंने अपनी छाती पे उनको पहनता हूं, आके कहता है हनुमान उठ, अपनी ताकत याद कर, तू तो सूरज को निगल गया था। तो फिर एक छलांग लगा के। और बेटा आपके सवाल का जवाब देने से पहले इतना ही कहना चाहता हूं, आज हमारी जिंदगी में एक जामवंत आया है, उसने भारत को भारत की ताकत याद करा दी है। मैं पूरा चाणक्य के बारे में, चाणक्य नीति जो मैं रोज पढ़ता हूं, मेरे साथ अभी भी कॉपी है, उसने जो नया जामवंत हमारे जीवन में आया है, जो मैं मानता हूं विष्णु का अवतार है, उसने हमें हमारी ताकत याद करा दी है। और उस जामवंत का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। व्हाट अ मैन। वो कोई बड़े हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आया। यूनिवर्सिटी ऑफ द स्ट्रीट जहां मैं पढ़ा हूं, वो ठीक अलग बात है, इस कॉलेज में और अच्छे कॉलेज में ना। जो कुछ मैंने सीखा है वो भारत की सड़कों पे सीखा है, लोगों से बात करके। आज आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा है? ये जो मकौड़ा पार्टी ने, जो भी इसका नाम है, जो ये जंतर मंतर में दंगा कर रहे थे,
आपको पता है कि जो पुलिस वाले घायल हुए, वो जो गुंडे मवाली पीछे थे, इनको आगे धकेल रहे थे, पीछे से पत्थर मार रहे थे। ये जो हमारे बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जायज उनके एग्जामिनेशन, ये वो। भाई आपके देश में, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, आप उनका भविष्य छीन रहे थे। 10 लाख रुपए के लिए एक प्रोफेसर साहब ने पेपर लीक कर दिया। प्रोफेसर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरह की चीजें की हैं। और आपको अगर जरा सा भी आप में ईमान है तो जाइए वहां पे, एक रस्सी बांधिए गले में और लटक जाइए, क्योंकि आप शैतान की औलाद हैं। जो कुछ आपने किया है ये आपको कभी नहीं करना चाहिए था, इसको आप समझ जाइएगा। जो बच्चे आगे थे, सबसे आगे, वो अच्छे परिवार से थे, संस्कार थे, उन्होंने पत्थर नहीं फेंके। बल्कि यहां तक, क्योंकि मैं बहुत करीब रहता हूं जंतर मंतर के, देश की राजधानी में, एक पुलिस ऑफिसर मुझे कहते, सर ये मेरे पे हमला करने आ रहे थे ये गुंडे, तो ये बच्चों ने मेरे सर को ऐसे पकड़ लिया कि आपके सर पे चोट ना लगे, और फिर झाड़ू लगा के साफ किया। ये मवाली दौड़ गया। और अब फाइनली बता देता हूं, सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। 4 यंग बांग्लादेशी जिहादी, वो लोग आ रहे थे, उनकी सारी सामग्री यहां पर थी, उनके पास थी सारी सामग्री। और मैं आपको इतना बता देता हूं कि वो क्या करना चाहते थे। ऑटोमेटिक राइफल्स एंड हैंड ग्रेनेड्स। उनका आइडिया था 200-300 बच्चों को मार दो और सरकार पे आरोप लगा, आग लग जाती देश को। उनको हमने पकड़ा, ये इनपुट इंटेलिजेंस का। और मैंने पूछा था जो इंटेलिजेंस में कि आपने फिर क्या किया, कहता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बड़ी अच्छी बात है, आपने कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बट ये इरादा था। यानी इनके पीछे कौन था? वो बैठा हुआ अमेरिका में, वो 96 साल का ग्योर्गी श्वार्ट्स, यहूदी था, हंगरी में, फिर अपना नाम बदल के तो जॉर्ज सोरोस कर दिया। 96 साल का, मरता भी नहीं है कमीना, डेंजरस ओल्ड मैन। तो ये बेटा असली कहानी है, किस तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। जब आप उभरते हो, दुश्मन खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको एक मेरी तरफ से संदेश दे दीजिएगा, ये जो भारत है ना, ये इंडिया नहीं है। इंडिया अमृतसर गया, ये भारत है। ये ना रुकता है ना झुकता है, इसके पास आप जैसी संतान है। थैंक यू सर। मतलब सर ने अभी आपकी पूरी कहानी सुना, ट्रांस में चलेगा कि भाई ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब जो आपने कहा ना, एकदम 75 से जो कंडीशन थी और अभी हुई है। और सर इस सीजेबी प्रोटेस्ट पे भी बहुत सारे मेरे सवाल है, उसको ऊपर आगे लेते हैं। सर यूएस अभी हमारे साथ क्या कर रहा है, हमको यूएस के साथ क्या रिलेशन रखना है, इस पर अपन बात करेंगे। एक बार यूएस पे स्टैंड अलोन बात करते हैं, वो इतनी बड़ी सुपर पावर कैसे बनाकर अपन हिस्ट्री में जाके बात करें। अब मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ। एक तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बाय द वे 1944 में उनके लेक्चर्स में सुनता था जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था। उसका नाम था विंसेंट लोमड़ी, सॉरी लोमड़ी नहीं, विंसेंट फॉक्स। वो सोशियोलॉजिस्ट था। उसने ये पहली बार पुस्तक लिखी थी 1944 में। मुझे कॉपी दी थी, लेकिन पता नहीं कौन से बेवकूफ राष्ट्रपति ने मुझसे मांग के ले लिया, वापस नहीं की कभी नहीं, अब मेरे पास नहीं है। तो उसने पहली बार ये टर्म यूज किया था सुपर पावर, और उसने कहा था 3 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन। अब ब्रिटेन तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया और ये दोनों रह गए हैं। अब सोवियत संघ टूट गया तो रशिया आया। जो हम बात करते हैं बड़ी शक्तियों की, 4 साल से वो फंसा हुआ है यूक्रेन में, राइट, और ये कई महीनों से फंसा हुआ है ईरान में। ये कोई सुपर पावर नहीं है, डफर पावर है दोनों। कहां गई तुम्हारी शक्ति? अरे भारत होता ठोक पीट के सब ठीक कर दिया होता। ये बकवास करते हैं, हम सुपर पावर है। और मैंने सुना किसी ईरानियन मुल्ले को, भारतीय मूल का, टीवी पे मैं एक शो पे था, कि हम तो सुपर पावर बन गए जी, हम तो डोमिनेट करेंगे इस रीजन को। अब एक कमीने, ये जो बातें करते हो तभी सारी दुनिया तुमसे दुश्मनी करती है। मैं सबसे बड़ी शक्ति हूं मेरे एरिया में। कभी मैंने कहा है कि मैं डोमिनेट करूंगा बाकियों को? इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें नहीं कही जाती। गधे हैं, बेवकूफ हैं। डोमिनेट करेंगे तो दुनिया आपको ऐसे काउंटर देखेगी ना, 100%। यार ये तो हमको डोमिनेट करने आया क्या? तो एंटर जाएगी। आपके एरिया के लोग नाराज हो जाएंगे कि तू कौन होता है, पर गधे हैं भाई। सड़क छाप जो मुल्ले, भारतीय मूल का, वहां जाके कुछ शादी वादी कर ली होगी तो बड़ा ईरानी, हम तो सुपर पावर है, ये है वो है।
अबे 2 झापड़ पड़ेंगे तेरे को। और एक चीज मैं और बता देता हूँ बेटा, जस्ट जो आपने अमेरिका की उनकी बात की है, अल्टीमेटली हमने ये देखना है, अमेरिका की जंग लड़ने की शक्ति बहुत है, मैं समझाता हूं कैसे बनी, बहुत कम लोगों को मालूम है। ईरान की मार खाने की क्षमता कितनी है, कितनी मार खा लेगा, टाइम आएगा जब तू कहेगा माय बाप अब माफ कर। वो कहने को हम क्या शहादत करेंगे, ये करेंगे, कुर्बान, वेरी गुड। जब पेट खाली होता है और जूते पड़ते हैं तो कुर्बानी गई चंडीगढ़, आपको पता लग जाए। मैंने अपने करियर में बहुत बात देखा, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो बड़े बड़ों की पतलून में क्या होता है वो आप जानते हैं। क्या हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में, अमेरिका ने 1941 में जब पर्ल हार्बर हुआ, you are touching a raw nerve in me, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर, तो ऑफिशियली अमेरिका आ गया युद्ध में, आ गया। उससे पहले नहीं था, 39 में युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस को तो जर्मनी निगल गया था, पोलैंड, इनके पास सामग्री नहीं थी जंग लड़ने के लिए। यूएसएसआर के पास अपने हथियार तो थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बहुत कम था। अब अमरीकी जो हैं बाजारू हैं, तो एक प्रोग्राम शुरू किया 41 में, देखिए इतिहास का सबक आपको दे रहा, उसको लैंड लीज प्रोग्राम कहते थे। हम आपको टैंक देंगे, आपको जहाज देंगे, आपको बंदूकें देंगे, आपको शिप्स देंगे, आपको और सामग्री जो चाहिए, खाना चाहिए देंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं देंगे। अभी पैसे, ये डिफर्ड पेमेंट, आपका वो क्या है, उस पे EMI पे खरीदते हैं ना, बाय नाउ पे लेटर EMI पे, तो आप EMI पे लीजिए। एंड सबसे ज्यादा पैसे दिए ब्रिटेन को, जो उस वक्त दिए $50 बिलियन टोटल फिगर था जो मैंने देखा है वॉर टाइम, उस टाइम के डॉलर, जो आज $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते उसके लगभग हैं। और आखिरी रीपेमेंट 20 साल पहले रशिया, जो सोवियत संघ का सक्सेसर स्टेट था, और ब्रिटेन ने की थी। अमेरिका ने छोड़ा नहीं इनको। हाँ, ये जरूर कहा कि चलो कम पैसे दे दो और इंटरेस्ट सिर्फ 2% लेंगे। तो उस समय रूजवेल्ट थे शायद प्रेसिडेंट, उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी फ्री में ले लो, बाद में पैसे देना। कहता है आपके पड़ोसी के घर में जब आग लगी होती है तो आप उसको पाइप देते हैं आग बुझाने का, ये नहीं कहते कि पहले पैसे दे फिर तेरे को मैं पाइप दूं। आग बुझा देता फिर आप कहते हैं कि पैसे दे। ये फिलॉसफी हमारी भी है, मदद करते हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है, जो हम लाइंस ऑफ क्रेडिट देते हैं। एक देश है आज की दुनिया में जो बदमाश है, वो है चाइना। वो कहता है पहले पैसे लाओ, फिर मैं बाद में मदद। और तो बाजारू लोग हैं, कमीने। और वो उनका प्रेसिडेंट है, वो टिंग टोंग डिंगलिंग पिंगलिंग जो भी उसका नाम है, भूल जाता हूँ, बुढ़ा आदमी हो गया, मुझे याद नहीं रहता। तो ये अमेरिका ने जब शुरू किया, पैसे उसको मिलते गए, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही थी। अब क्या होता है, जब आप इतनी सारी चीजें बना के दूसरों को दे रहे हैं, तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री तो ओवर टाइम काम करेगी, मजबूत होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। यही अमेरिका में हुआ, और साथ साथ बाकी कमजोर होते गए। भाई मैंने पूछा था, मैंने पढ़ा ही है, दूसरे विश्व युद्ध में के बाद भारत को कहते हैं स्वाधीनता मिली थी। बकवास करते हैं, मुझे तोड़ दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 25 लाख भारतवासी लड़े थे अंग्रेज की औलाद को बचाने के लिए, ब्रिटिश एम्परर को बचाने के। 25 लाख, इंक्लूडिंग माय लेट फादर। मैंने कभी माफ नहीं किया उनको। पठान का बेटा हूं, मां मेरी सिखनी थी। 25 लाख और 25,000 लेकर ये आदमी सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कामयाब हुआ नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन जिस दिन हमने उसकी मूर्ति को विराजमान किया देश की राजधानी में बेटा, उस दिन मेरा ज्ञान आजाद हुआ। ये कोई वॉर क्रिमिनल नहीं था, ये भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। जब उस समय हमारे महात्मा वगैरह जो लोग थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को कहा था कि ये लोग हमसे वादा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, तो आप जाइए लड़िए। सोचना क्या था, अंग्रेज तो दोगलापन इनका तो सारी दुनिया जानती है। टू टाइमिंग, एब्सोल्यूट थग्स। और नेताजी फिर जो करना था उनको उन्होंने किया।
ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास में कई बार जो चीजें पढ़ते हैं हकीकत वो नहीं होती है। नेताजी के तो लाल किले में वो क्या था, ट्रायल भी की गई कि आप तो देशद्रोही हैं। ये किसके देशद्रोही हैं? वो तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे द्रोही हो सकते हैं और तुम मेरे देश के नहीं हो, अंग्रेज। सो अब जो भारत उभर रहा है, उठ रहा है, इनको मिर्ची लगती है कि ये सुपर पावर तो उस समय के अब दो ही बचे थे, अब रूस और अमेरिका दोनों फंसे हुए हैं। बोथ आर डफर पावर्स, जो मैं कहता हूं। सुपर डुपर नहीं है, डुपर पावर, डूब रहे हैं, डूबर पावर्स है। क्योंकि आप अगर इतनी ताकत है तो आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो? सर मैं ये देख रहा था, भाई एक तो भाई यूएस को सब मानते हैं कि भाई आज के पहले अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले तक नहीं, आज यूएस सब ने जो मानते कह दिया हैं, मान लेते थे। आज भी ही इज द ओनली। उसके बाद बहुत शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, मिलिट्री शक्ति है, सोशल शक्ति होती थी, अब वो कम हो रही है। और इनोवेशन, अंग्रेजी में मैं बता देता हूं, अमेरिका इनोवेट करता है, भारत क्रिएट करता है, चाइना डुप्लीकेट करता है और यूरोप रेगुलेट करता है। वो कानून पे कानून, अब मैं ये पी रहा हूं ड्रिंक, वो एक कानून बनाएगा, लेफ्ट हैंड में नहीं है उठाओ, राइट हैंड में उठाओ। गधे हैं, कुछ बचा नहीं है तो रेगुलेशन पे रेगुलेशन बनाते हैं। सॉरी, गो अहेड। एक चीज है कि यूएस के मजबूत होने में क्या एक कारण था कि 91 में यूएसएसआर टूट गया, तब जाके यूएस की 100%, दादागिरी है। 100%। ये नहीं होता तो इतना दादागिरी नहीं करता भी। यू नो, किस 1972 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था रिचर्ड निक्सन। तो उसका एक सिक्योरिटी एडवाइजर था, वो सबको किस करता रहता, तो उसका नाम किसिंगर था। ठीक है। तो मिस्टर किसर चाइना चले गए थे जिहादिस्तान होते हुए, और जाके चाऊ माऊ टाऊ पाऊ जो भी उस समय थे, उन सब से दोस्ती की। बोला यार हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? यू नो, उस समय दुश्मनी थी। वियतनाम का जंग चल रहा था, तो अमेरिकियों ने चीनियों से कहा यार टाइगर देखो, तुम वियतनाम का समर्थन करते हो, अब छोड़ दो। और वियतनाम मेरी दूसरी पोस्टिंग थी, पेरिस के बाद वहां गया था। आई स्पीक वियतनामीज फ्लुएंटली, पढ़ा हुआ हूं वहां पे। तो वियतनाम ने कहा कल तक तो तुम हमारी मदद कर रहे थे, आज क्या हो गया? आज तो तुम अमेरिका, जो आपका जानी दुश्मन था, उसके साथ तो आप डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट हो। ये क्या हो रहा है? आप धोखेबाज हो। बेटा उस समय वियतनाम ने साफ कह दिया था कि चीन पर भरोसा मत करो। हमने सीखा नहीं सीखा वो अलग बात है, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हमारे मेरे करियर के दौरान कुछ जानकारी आती है जो मैं बांट नहीं सकता। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, हमारे कुछ लोग हैं जो लिखते हैं पुस्तकें, मैं नहीं लिखूंगा। ये मेरी फितरत नहीं है, ये मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिया कि धोखा करो अपने देश के साथ। तो फिर क्या होता है कि सोवियत संघ के अगेंस्ट दोनों हो जाते हैं, चीन भी और अमेरिका भी। क्योंकि चीन तो फंसा हुआ था वियतनाम की जंग में, वो निकलना चाहता, निकल गया। 75 में अग्रीमेंट हो गया। उसके बाद दोनों दुश्मन हो गए सोवियत संघ के। सोवियत संघ के तब दुश्मन हो गए थे ना? तब ठीक है। दोनों चीन और अमेरिका मिलके। अच्छा। अब अमेरिका के साथ चीन मिल गया है। पहले तो सोवियत संघ के साथ डार्लिंग था चीन, सारे उसके हथियार टेक्नोलॉजी सब सोवियत संघ की थी। फिर दोस्त बन गया। अब उसके बाद क्या होता है? 79 में उसका जंग होता है चीन का वियतनाम के साथ। मैं पोस्टेड था वहां। हम लोगों ने एक बफलो ब्रीडिंग सेंटर बनाया था, भैंसे पालने, मुर्रा भैंसे। तो हमने 100 बफलोज उनको दी थी। तो ये कमीने चीनी आए, काट के खा गए उनको, हमारी भैंसों को। मतलब भरोसा नहीं करना वियतनाम कमीने। तो फिर क्या होता है बेटा, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, आप सोवियत संघ को तोड़ देते हैं 91, क्योंकि आप कहते हैं कि वियतनाम जो था अमेरिका का, अफगानिस्तान वियतनाम बनाओ सोवियत संघ का। चलिए 91 में वो वापस चले गए, टूट गया। फिर चीन के साथ आपकी दोस्ती क्यों है? गधो, मोहब्बत क्यों है? क्योंकि चीन तो आपका दुश्मन था। आप कम्युनिज्म पे भरोसा कब से करने लगे? और अगर आपने सोवियत संघ को तोड़ दिया, अपना लक्ष्य आपने पूरा कर दिया है, तो अब चीन को इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि चीन ने उनसे कहा यार देख, टेक इट, लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चीन ने कहा अमेरिका को यार सोवियत संघ को तो तूने तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा राज्य जो सोवियत संघ के 15 देश थे, सबसे बड़ा तो रूस है, और रूस तो फिर उभरेगा, बहुत शक्तिशाली, सारे न्यूक्लियर उसके पास है। तो ऐसा करते हैं, तू रूस को तो डायरेक्टली बहुत दूर है, तू उसकी मुखालफत नहीं करेगा, मैं तो उसका पड़ोसी हूं, तो मेरे को शक्ति दे, कहा कि मैं रूस को ठोकूं। शक्ति दे दी अमेरिकन ने, पैसा भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी।
और जब चीन के पास सब कुछ आ गया तो अमेरिका कहता ओए मैं शहंशाह, तू तो चपरासी है मेरा। अमेरिका कहता है क्या, मैंने तो तेरे को उठाया है। कहता वो तेरी गलती है, मैं उससे क्या करूं। और फिर जाके रूस से मोहब्बत कर ली, जो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए उनका जो एक सीनियर ऑफिशियल रायसीना डायलॉग होते हैं फरवरी में बैठा हुआ था, और वो कमीना वहां कहता है कि हमने जो गलती चीन के साथ की थी भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत को उभरने नहीं देंगे। ओए टाइगर, तेरी जरूरत नहीं है मुझे, ये भारत झुकता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का भारत है, ये नहीं झुकेगा, ये नहीं रुकेगा। तूने जो करना है कर, और एक चीज समझ जा, अगर चीन ने तेरे को धोखा दिया है, मैं धोखेबाज नहीं हूं, मेरी परंपरा नहीं है। और अगर तू चाहता है आज चीन से भिड़ना, दुनिया का एक देश है जो चीन को रोक सकता है। मुझे चीनी अक्सर कहते हैं, जो हम ट्रैक 2 की बात करते हैं, कि एशिया को तो हम कब का निगल गए होते, एक चट्टान खड़ी है हमारे सामने जिसका नाम भारत है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी चाइना, थैंक यू वेरी मच, कि अमेरिकन को समझाओ एक देश रोक सकता है चाइना को, वो भारत है। आपको भारत को मजबूत करना है, ये नहीं कहना कि हम उसको उभरने नहीं दे। बेवकूफ लोग हैं। को लोग कहते हैं मुझसे कई बार कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस, तो मैं कहता हूं इट विल बी अ गुड आइडिया। अगर कोई इंटेलिजेंस होती है उन लोगों के पास, वो मालूम नहीं है। यू नो वी आर स्टेडी। गालवान में क्या हुआ था, और टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग तब से शांत बैठा है। मेरी ताकत देखनी, लोग चिकन नेक की बात करते, व्हाट रबिश, कि वहां पे वो हवाई अड्डा बना रहा है। वो एक होता था मोहम्मद यूसलेस खान, नहीं यूसलेस खान नहीं, क्या नाम था, हिलरी क्लिंटन का खनसामा था, वो बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बन गया था। खनसामा था या चौकीदार था या धोबी था, ऐसा ही कुछ था, जो भी था, उसको बना के भेज दिया चीफ एडवाइजर। तो हम ये कर देंगे, चिकन नेक्स को ये कर देंगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं। अबे अगर तू 71 को भूल गया कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा नहीं, मेरी एक पलटन काफी है, ठोक पीट के तेरे को हम जो करना है वो कर देंगे। तेरे 90 साल का बुढ़ा और बड़े अपने आप को हीरो समझता है। अब पता है कहाँ है उसका पासपोर्ट, जब्त कर लिया। अच्छा। वो देश छोड़ के जा नहीं सकता। उसने हिलरी, सुना है, हिलरी क्लिंटन को फोन किया कि मैडम मैं आपको पुराना खनसामा, मैं तो फंसा हुआ, मुझे वापस बुलाइए। तो कहती है मैंने तो कभी आपको मिली नहीं हूँ, आप कौन है जी, मैं तो कभी आपका नाम भी नहीं सुना। तो अभी वो बांग्लादेश में ही पासपोर्ट जब्त है, बाहर निकले? जब्त है, ही इज इन, वो उसने यूनिस सेंटर बनाया हुआ है कोई, जहां बहुत उसकी कंट्रोवर्सी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, बड़ा बदमाश आदमी है। 71 की लड़ाई में ये इसने साबित कर दिया था कि ये पूरी तरह से ये रजाकार है, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स की मुखालफत कर रहे थे। ये आदमी मोहम्मद यूसलेस, हाँ, ठीक है। सो ये चीजें ना, समय बदलता है, लोगों के विचार बदलते हैं। तो ये कहानी है अमेरिका की। अब अमेरिका को समझ आ रहा है, देखिए मिलिट्री को आप भूल जाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो ग्लोबल लीडर है, वो हमें दे रहा है। ठीक है, आपने मेरे को मेरे इंजन नहीं दिए फाइटर प्लेन के, कोई बात नहीं। आपने मेरे को क्रायोजेनिक इंजन जो मुझे स्पेस प्रोग्राम के लिए चाहिए थे, आपने नहीं दिए। आपने रोक दिया कि भारत को अगर ये मिल गई तो वो बॉम्ब बनाएगा। बॉम्ब तो हमने बना लिया टाइगर, और ये जो तू क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मुझे नहीं दे रहा था, वो मैंने खुद डेवलप की। पीएम साहब बोले 10 साल हम पिछड़ गए थे। वो पिक्चर देखो ना, नंबी नारायण की, नेटफ्लिक्स पे, रॉकेटरी। मैं तो मिला हुआ हूं उनसे, बहुत इज्जत करता हूं। साथ 90 साल का होगा अब लगभग। ही वॉज अ मास्टर ऑफ क्रायोजेनिक्स, जो कोल्ड टेम्परेचर के इंजन होते हैं, सॉलिड स्टेट फ्यूल। और आपने उसके साथ क्या सलूक किया, किसी मालदीव्स की छोकरी को बुला दिए, जी मेरे इसके साथ संबंध है, और मरते वक्त वो औरत, अभी कुछ साल हैं उसको मरे हुए, कहती मैं तो कभी मिली भी नहीं थी इनके साथ। तो क्या आपके शारीरिक संबंध थे? ये झूठ बोल, माय ओन बैचमेट। बेटा शर्म आनी चाहिए तुझको, अगर तू ये प्रोग्राम देख रहा है। तूने आरोप लगाए थे नंबी नारायण पर, गिरफ्तार करवाया था, शर्म आनी चाहिए। डूब जा कहीं जाके। भारत के एक रत्न को आपने इस प्रकार का सलूक करवाया था। केरला में थे वो। सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी, मतलब वो जो आपने कहा ना, आपने अंगारे देखे थे, मुझे वो अभी दिख जाते हैं बीच बीच में थोड़े थोड़े। सर मैं ये कह रहा था, जो अपना डोमिनेंस वाली बात थी, आपने वैसे तो कह दिया कि सुपर पावर, डफर पावर, डूबर पावर है। लेकिन जैसे और वो दिख रहा है, मैं यही सवाल था कि भाई चाइना पहले सब उनकी बात मानते थे ना, अब चाइना खिलाफत कर देता है। चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता है भाई। इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड।
तो सर अभी इंडिया भी चाइना यूएस की बात नहीं मानता, चाइना मानता ही नहीं है, मानते का रशिया मतलब है मानता ही नहीं है। कि मानने का ये मतलब है कि अगर वो मुझे कहे कि तू रूस से तेल मत खरीद, तो मैंने कहा जा अपने चाचा के घर जाके रह कुछ देर के लिए, मैं खरीदूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे हक में है। अभी तो बंद कर रखा है, लेकिन नहीं, वी आर बाइंग। जून के महीने में द लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ ऑयल वाज फ्रॉम रशिया। ओके, जून का महीना, अरे 100% टैरिफ लगा देना कि अच्छा टैरिफ लगा हुआ ही अपने पे, तो वैसे वो तो जो करना कर। और तो फिर कर अब तो मैं हॉर्मुज से भी नहीं जा रहा, तो मैं थोड़ा ज्यादा 40 देशों से तेल खरीद रहा हूं एंड आई एम बाईपासिंग हॉर्मुज। मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूं। महंगा है, ठीक है। अरे 1991 में सर, 1991 में, आज मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं बेटा आपसे, $1 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते, $1 बिलियन से कम मेरी विदेशी मुद्रा रह गई थी मेरे पास। ये बड़े बड़े नेता हमारे खा गए थे सब। 1 बिलियन नहीं था। हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, उन्होंने कहा भाग जाओ। फिर ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड से हमने कहा कि हमें $600 मिलियन चाहिए, हमें कुछ जरूरत है। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, बोला अपना सोना गिरवी रखो। आपको याद नहीं है? ट्रक में भर के 67 टन ऑफ आर सोना हमने इन दोनों देशों को भेजा था, तब हमें पैसे मिले। मुझे याद है उस समय मैं जिनके साथ काम करता था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, ही वाज टेक्नोलॉजी एडवाइजर, मैं उसका OSD था। मुझे अभी तक याद है, उसके कमरे में गया, उसके कंधे पर सर रख के मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सर मैं नहीं काम करूंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आई कांट वर्क फॉर अ कंट्री जिस पे कोई भरोसा नहीं करता। कहता है, मेरे बाल हिला के कहता है, दीपक ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस वक्त मेरे पास $1 बिलियन थे 1991 में। अब 2026 की हम बात कर रहे हैं, 37 साल 35 साल, आज मैं 900 बिलियन के लगभग डॉलर पे बैठा हूं। ये नरेंद्र मोदी ने हवा से पैदा नहीं किया, हमारे लोगों ने पैदा किया। और बताऊं आपको एक मजेदार चीज, प्लीज। 2 साल हुए हैं तो हम 100 टन अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था तब से, जब हमने भेजा था वहां सोना, तो 100 टन हम वापस लेके आए। तो मैंने एक रिटायर्ड RBI गवर्नर, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, मैंने उनसे कहा यार टाइगर तूने 30 साल तक वहां क्यों रखा हुआ था? कहता हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। मैंने कहा ऐसी बात ही तो राहुल मलोडिया के बाथरूम में रख देता, ये कौन सी बड़ी बात है सोना रखने के लिए। सर कभी आपको लग रहा है, सिर्फ वैसे आपने कहा यूएस के पास पावर है, सब भी जानते हैं यूएस का पावर है, मिलिट्री पावर काफी है, लेकिन वो वियतनाम में 20 साल फंसा, अफगानिस्तान में 20 साल फंसा, बेटा फंसा नहीं था, ईरान में ये स्टैंडर्ड लोग मानते हैं। वो जो उसने करना था वियतनाम में वो कर दिया उसने। उसने सोवियत संघ को अकेला कर दिया था, वो उसका इंटेंशन था। अफगानिस्तान में वो गया था, उसके कुछ और कारण थे कि वो भाग गया छोड़ के ना, वो निकला जब उसने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। और ईरान के साथ भी, अब हम आपके साथ रिकॉर्डिंग 27 तारीख को कर रहे हैं जुलाई को, अफगानिस्तान के कल उसने 13 दिन लगातार ठोका है, फिर रोक दी थी। और वो लोग कहते हैं जी उसकी मिसाइलें कम हो गई। क्या बकवास, 25 साल मैं रहा हूं उस एरिया में, अच्छी तरह से इन लोगों को जानता हूं। ईरानियंस को तो भरोसा करने का सवाल नहीं होता, झूठे हैं, भारत से पंगा लेते थे। और वो जब मर गया खमेनी, क्या नाम, खमेनी ही था, तो आके कश्मीर की बातें करता था। क्यों भाई, तेरी अम्मा रहती है वहां पे, तू कौन होता है? फिर एक तरफ से दोस्ती भारत के साथ, दूसरी तरफ से गाली गलोच। नो सॉरी पार्टनर, दोस्ती करनी है तो फिर डट के दोस्ती कर। देखो दोस्ती करनी है मुझे बता दे, मैं दोस्ती निभाऊंगा। दुश्मनी करनी है तो वो भी निभाऊंगा, पठान का बेटा हूं, याद रख इसको। सो बेटा दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांटेड यू टू नो। लोग कहते हैं कि अमेरिका वहां फंस गया, वहां फंसा कहीं नहीं था। जब उसने देखा उसका मकसद पूरा हो गया है, छोड़ के वापस आ गया। ईरान के साथ भी अपना मकसद पूरा करेगा। एक उसका, अरे हॉर्मुज गया, जयपुर की लेक में डूब गया, उसको चाहिए कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, नहीं तो इजराइल को खतरा है। सिंपल, और वो बनाने नहीं देगा, सवाल ही पैदा होता। और अगर ईरान नहीं माना, जो अभी नहीं मान रहा है, मेरा दिल कहता है कि मैं गलत हूं, मेरी प्रिडिक्शन। मेरा मन कहता है इजराइल परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। जी ये लग रहा है सर, मैं इसी क्वेश्चन में था कि जिस दिशा में जा रहा है ना, कि तो जो नॉर्मल अटैक हो रहे हैं वो तो इतने महीनों से चल ही रहे हैं, ईरान झुक नहीं रहा। अब या तो बूट्स ऑन द ग्राउंड होता है या न्यूक्लियर होता है। बूट्स तो शायद वो करेंगे नहीं, पर न्यूक्लियर क्या पॉसिबिलिटी है चलने की? 100%, और वो होगी इजराइल से। इजराइल से होगी, यूएस से। मेरा अपना ग्रुप है बेटा, many retired ambassadors, diplomats, generals,
इजरायली हैं, बहुत से अमेरिकन हैं, जिहादिस्तानी हैं जो विदेशों में, उनके जितने एम्बेसडर्स और जनरल्स हैं वो सब रिटायरमेंट के बाद विदेश भाग जाते हैं। तो सारा पैसा तो वहीं रखा हुआ है इन्होंने। और ये जो पिंजरे मुन्नी बाई, क्या नाम है इसका, ये खेत की मशाल, खेती की मशाल, ऐसे कुछ नाम है उसका, गधा कहीं का। वो एक गाना गाता है आजकल, पता है, डोनाल्ड ट्रम्प उसकी बात नहीं सुनता ना, तो वो गाना गाता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आइटम से आम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गधा कहीं का। कि इजराइल को अभी लगे कि मेरे अस्तित्व को खतरा है तो वो बचाएगा सब। 48 में उसका जन्म हुआ था और ये अरब देश इकट्ठे हो गए, मिटा दो। फिर 67 में उन्होंने हमला करने की कोशिश की, उससे पहले इजराइल ने हमला किया। 73 में फिर कोशिश की, 3 बार तो आपने उसको मिटाने की कोशिश की है। और अब आपको एक चीज बता दो, जो खमैनी की बातें करते हैं ना, मैं स्पेन में पोस्टेड था, उस समय प्रधानमंत्री थे होजे मारिया अजनार, मैं स्पेनिश फ्लुएंटली बोलता हूँ, मिला था कहीं। तो उस समय वो स्पेन के प्रधानमंत्री ईरान गए थे। स्पेन के पास बहुत पैसा था 2001 में, यहां तक कि वो कहते थे, भाई देखिए भगवान ने तो हमें बनाया है दानी देश बनने के लिए, हम दान करेंगे। उसके बाद जब उनकी इकोनॉमी ठप हो गई तो फिर भीख मांगने लगे, हमसे भी भीख मांग रहे थे, दानी देश बने। खैर वो गया ईरान और बोला कि जी मैं स्पेन से आऊँ, ये वो। और जो वो कमरे में गया, खमैनी साहब चाय बना रहे थे, तो इन्होंने खुद लिखा इस आदमी ने, होजे मारिया अजनार ने, कई साल बाद, कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। अब मैं प्रधानमंत्री हूँ स्पेन का, तो मैंने कहा फिर उठ के मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा मामा मैं ये हूँ। कहना हाँ आइए, इंटरप्रेटर एक था, बैठिए। तो कहता, मैंने उनसे पूछा कि जब आप सुबह उठते हैं आपके मन में पहला विचार क्या आता है? तो कहता, उसने जवाब दिया कि इजराइल को मिटा देना, क्योंकि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। ये चीजें कही जाती हैं, ये आपके विचार हैं, वो इंसान नहीं है, भगवान के बंदे नहीं है, कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। बड़ा शैतान अमेरिका, तो बोला था शैतान इजराइल को बनाया। और जब इजराइल तुमको ठोकता है, और शाह के टाइम में, शाह ईरान के टाइम में, क्योंकि इनका गुस्सा तो शाह पे था, वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी आए थे। शाह के टाइम में डायरेक्ट फ्लाइट होती थी फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव, हफ्ते में 3-4 बार। और अमीर ईरानियंस वहां के नाइट क्लब्स में जाते थे अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो कुछ नाइट क्लब में छोकरे करते हैं तो वो करने के लिए जाते थे वहां पर, टिल द रेवोल्यूशन 1979। और एक चीज आपको और बताते हैं, शाह ईरान को निकाल दिया, फिर उसने अमेरिका फोन किया, जी आई एम शाह ईरान, वो तो उनका डार्लिंग था। तो बोले कौन है जी आप? मैं ईरान का शाह। बोले कौन है भाई? ईरान का है? ईरान, अच्छा, वो जो साउथ अमेरिका में ईरान, वहां के आप? जो भी अमेरिका जो सोचता है कि अमेरिका का सगा है, अमेरिका ने उसी को ठगा है। सर अभी अपन इजराइल की बात कर रहे हैं, वैसे भी इजराइल अपनी जगह ठीक है कि भाई उसको अगर मिटाने की कोशिश करोगे वो करेगा, उसका अस्तित्व है ना। अभी जो इजराइल की ओवरऑल इमेज है कि भैया ये बमबारी करके, इधर देखो इसने गाजा में भी कब्जा कर लिया, लेबनान में भी कब्जा करके, हमला किसने किया था? विस्तारवादी नीति वाला बंदा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा मैं आपको बताता हूं, इजराइल की लोकेशन ऐसी, देखो यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। मेरे एक्सटेंडेड परिवार में एक मुसलमान बहू है और एक यहूदी दामाद है, मार दूं उसको? क्या बोलूं उसको? हर मंगलवार को हमारी बेटी के साथ वो जाता है मंदिर में, फ्राइडे को मस्जिद में जाता है, संडे को चर्च में जाता है। मार दें उसको क्योंकि वो यहूदी है, उसके खून का रंग कोई और है? क्या बकवास करते हैं ये लोग। मैं आपको बताता हूं, जो आप कह रहे विस्तारवादी नीति, ये जंग जो हुई है ईरान के साथ, ये अभी नहीं हुई थी, ये शुरू हुई थी जब गाजा पट्टी से हमास ने हमला किया था। आपने कितने इजरायलियों को मार दिया, फिर उनको 1200 शायद मार दिए थे, गिरफ्तार करके उठा के ले गए थे, किडनैप किया। ईरान से आवाज आई थी कि ये गलत किया है, हम शांति के पक्ष में, हाँ तो इसको कंडेम करो, हम शांति के पक्ष में। मैं जानता हूं मैं भी शांति के पक्ष में हूं, एडोल्फ हिटलर तेरा चाचा भी शांति के पक्ष में था। अब उठो, बोलो, गाली दो हमास को, कैसे देगा? उसके दामाद है, ये हूती फूती उसके दामाद है, ये हिजबुल्लाह उसके दामाद है। अरे तू क्या कर रहा है? तू तो इस एरिया का है ही नहीं, वहां क्यों फुदक रहा है? बताओ इसको, ये सवाल पूछो। तो इजराइल जंग तो तब शुरू हो गई थी जब आपने इजराइल पर हमला किया था और उनको उठा के ले गए थे। और औरतों के साथ जो बयान आए हैं, जो सलूक आपने किया, जो बलात्कार आप लोगों ने किया, और जब मार रहे थे उस मरी हुई लाश लड़की,
जर्मन जू मरी हुई थी और उसके कपड़े उतार के बलात्कार करते हुए क्या कहता, अल्लाहू अकबर। तुम इंसान हो। अगर अमेरिका और इजराइल बड़ा शैतान और छोटा शैतान है, तुम शैतान हो। ऐसा कोई कहता है? मरी हुई लाश के साथ सेक्स कर रहा था और बोल रहा था अल्लाहू अकबर। आई सॉ दैट वीडियो। यू डोंट डू दिस। ये परंपरा नहीं है, इंसानियत कहां है तुम्हारी? आज बड़े बड़ी बातें करते हैं, गाजा में उसने ये कर, क्यों किया है? गाजा से तुम आए क्यों थे पंगा लेने उससे? आप तो बैठे हुए थे, आपको नौकरियां मिलती थी इजराइल में, अब वो सब बंद हो गया। तो ये होता है बेटा। ये रॉबर्ट मर्टन, एक और मेरे प्रोफेसर थे, देखो मेरे अमेरिका में जिन लोगों के साथ मैं लेक्चर्स अटेंड करता था, तो उन्होंने एक लॉ बनाया था, प्रपोज किया था, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। आप एक काम करते हैं, ये आपका लक्ष्य है, लेकिन जो परिणाम एंड में होता है वो कुछ बिल्कुल अलग होता है। तो हमास गया था कि हम इजराइल को झुका देंगे, रिजल्ट हमास खुद मर गया, मार दिया। अब हिजबुल्लाह के साथ भी वही है लेबनान में। भाई क्या कर रहे हो? लेबनान तो देश है ही नहीं। मैं तो गया हूं और रहा हूं वहां पर बेटा, 25 साल उस एरिया में रहा हूं। लेबनान तो है ही नहीं कुछ भी, सारा हिजबुल्लाह है। जो शिया लेबनीज थे सब उसने कब, और ये हुती फूती, जब मैं वहां यमन में था तो ये तो फटे हुए पजामे पहन के और चप्पलें पहन के नंगे पैर घूमते थे। आजकल तो बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म से। कहां से आ रहे हैं टाइगर? ये कहां से तेरी ये ताकत आ रही है मिसाइलों की? तेरे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, वो तेरा चाचा दे रहा है तेरे को। कुल मिला के भैया ईरान, ये जो तीनों एच है, ट्रिपल एच, ईरान शैतान है इस एरिया में। तभी तो ये खाड़ी के देश जितने हैं बेटा, मुझे ईरानियन जनता से कोई आक्रोश नहीं है। ये जो मुल्ला सरकार, तो ये लोग जो हैं, ये क्यों आप हुती, हिजबुल्ला और इनको क्यों क्रिएट किया आपने? अब आपने इनको बना तो दिया, लेकिन अब आप पीछे नहीं हट सकते। वो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी, आपने हैवान बना दिया, पीछे नहीं। हैवान सब लोगों का खून चूस के कहता भाई खून तो खत्म हो गया, मैं तेरा लेता हूं। सर अभी आपको क्या लगता है, जैसे युद्ध बहुत लंबा चल रहा है तो यूएस की इमेज को थोड़ा खतरा दो एंगल से। अमेरिका तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे यार इतना सा देश है या जो भी है, तुमको इतना लंबा टाइम लग गया, तुमसे बैठ नहीं रही। ईरान ने भी अमेरिका को सबक सिखा दिया, इतनी मिसाइलों की। क्या सबक सिखाया? ऐसे ही भी इनके इतना नुकसान कर रहे हैं, छोटे छोटे ड्रोन। अमेरिका का क्या नुकसान किया है? वाशिंगटन में मुल्ले पहुंच गए हैं, हुकूमत मुल्लों की है वाशिंगटन में। नहीं। क्या बकवास कर, अरे अमेरिकन मेनलैंड पे हमला किया ना ईरान, उसने कोशिश की थी, क्या नाम था, बिन लड्डू, ओसामा बिन लड्डू, ऐसे कुछ था, ऐसा ही कुछ था ना, लड्डन, ऐसा ही कुछ था। आपने हमला किया अमेरिकन मेनलैंड पे, देश अरे खत्म कर दिया, इराक को भी, अफगानिस्तान, और आपने पर्ल हार्बर पे हमला किया जापानियों ने, आपके अपने कारण थे, आपको तेल चाहिए था, वो प्रतिबंध लगे थे, ये था वो था। अमेरिकन धरती पर कुछ करोगे 9/11 जैसा आपने किया था, अमेरिका माफ नहीं करता बेटा। ये एक देश, अमेरिका की उम्र क्या है, 250 साल, इंडिपेंडेंट अमेरिका। और सुन लीजिए, इस 250 साल में केवल 20 साल हैं जब अमेरिका ने जंग नहीं लड़ा है। इट्स अ वॉर इकोनॉमी, लड़ते हैं। द अमेरिकन्स लव टू, मैं तो रहा हूं बेटा हर साल, अब फिर जा रहा हूं, दे लव टू फाइट, कि चलो हम लड़ते हैं। नहीं तो दूसरे विश्व युद्ध में आपको कूदने की क्या जरूरत थी? सर अभी ये सेटल होने के बाद मिडिल ईस्ट में ऐसा लग रहा है कि जैसे यूएस ने एक तरह से कह रखा था मिडिल ईस्ट को कि कुछ होगा तो मैं बचा लूंगा, लेकिन अब यूएस की तरफ से ही बहुत सारे, मतलब ईरान मिडिल ईस्ट में सबको परेशान कर रहा है। कहीं नहीं जाएगा यूएस। जो खाड़ी के देश हैं, आपका क्या ख्याल है? ईरान पे भरोसा करते हैं? जब ईरानियन कहते हैं हम डोमिनेट करेंगे, हम तुम सब चुनियों को शिया बना देंगे, क्या आप बकवास करते हो? और डिप्लोमेसी मुझसे सीखो। अब मैं चाणक्य की बात करना चाहता हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। ठीक। आप लोगों ने जो हम बात कर रहे हैं कि ये खाड़ी के देश जो हैं, ये जानते हैं कि इनका भविष्य अमेरिका के साथ है। अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री, राइट? अगर नहीं ठोक रहे, ईरान के अंदर कितना नुकसान हुआ वो आप नहीं जानते, ना मैं जानता, क्योंकि खबर आने नहीं देते। तो बहुत डेमोक्रेटिक है ना ईरान, फ्री प्रेस है ना। कोई लड़की वहां पे हिजाब नहीं पहनती तो उसको मार देते हैं ना। बड़े अच्छे देश है। मनोज साहब, एक सवाल आपसे पूछूं, जवाब देंगे? जितने आपके लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछूं। किसी कारणवश आपसे कहा जाता है कि आप भारत में नहीं रह सकते, आपकी नागरिकता हम रद्द कर रहे हैं, आपको 2 ऑप्शन है, या आप अमेरिका में जाके बस जाइए या ईरान में। अमेरिका। थैंक यू। सारे अमेरिका जाए। देखा हमारे दिल कहाँ है?
मेरे 2 बच्चे हैं ग्रोन अप, मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं अमेरिका। यार इट इज स्टिल द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आजादी का देश है वो। ईरान मुंह खोलो, मजाल है। जो हमारे जब टीवी पे देखता थे हमारे हिंदुस्तानी मूल के मुल्ले जो बकवास करते थे, तो कभी कभी नजर आता पीछे डंडा लेके कोई रेवोल्यूशनरी गार्ड वाला खड़ा है, अबे ये बोल, कुछ और बोलेगा तो मारूंगा तेरे को। तो वो हम तो सुपर पावर हो गए, हम तो भगवान के लोग हैं, ये है वो बकवास करते हैं। खैर, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट चाणक्य बेटा। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा थे। अरे मैंने आपको अपनी जीवन कहानी तो बताई ही नहीं। बताइए सर। पार्टीशन होता है, भारत को तोड़ा जाता है, यहां से ट्रेनें जा रही थी भर भर के, मुसलमान थे उनमें, सिख और हिंदू उनको कत्ल करते थे। उधर से सिख और हिंदू आते थे, मुसलमान उनको कत्ल करते थे। पार्टीशन म्यूजियम जाके देखिए। मैं कोई नई जानकारी नहीं दे, सबको मालूम है। हमने भी अत्याचार किए, उन्होंने भी किए। उन्होंने शुरुआत की थी, ये सही है, क्योंकि धर्म के नाम पर आपने एक देश बनाया। तो ट्रेनों को फिर फौज एस्कॉर्ट करती थी कि भाई दंगा ना हो। तो अमृतसर तक आती थी, अमृतसर से फिर ट्रेन जाती थी ओल्ड दिल्ली स्टेशन। न्यू दिल्ली नहीं था उस समय, दिल्ली के पुरानी दिल्ली। और वहां पे एक बनाया हमने किंग्सवे कैंप, 30,000 रेफ्यूजीज के लिए, शरणार्थियों के लिए 30,000 जो आ रहे थे उधर से, लेकिन 3 लाख पहुंच गए। अब ये साहब एस्कॉर्ट कर रहे थे, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, सिविलियन, सब लोग मदद करते थे स्टेशन पर कि भाई आगे हैं लोग, इनको यहां भेजो, वहां भेजो, सेपरेशन करो। अब इनकी नजर पड़ी एक महिला पर। यह बात है 47 के एंड की, बड़ी खूबसूरत महिला, लेकिन फिर उनको कुछ काम में लग गए, वो चली गई। अब ये रात भर सोई नहीं। फिर अपनी बहन को बुला के कहते हैं शायद वो किंग्सवे कैंपिंग इस कंपार्टमेंट में थी, पता कर वो कौन है। उनकी बहन पहुंच गई, पता किया, कहते हाँ वो स्कूल टीचर थी, सिख परिवार से उसका संबंध है, फादर को, ब्रदर को, मदर को, सबको मार दिया। तो वो अकेली, कुछ लोगों ने मदद की, बुर्का पहना के उसको भेजे, वो बच गई। वो है बहुत खूबसूरत। ये पहुंच गए, उसको जाके कहते हैं मुझसे शादी करोगी? वो महिला ने कह दिया हाँ करूंगी। 48 में उनकी शादी हुई, 51 में मेरा जन्म हुआ। ये मैं अपने पेरेंट्स की कहानी सुना रहा हूं आपको। सो यू नो, मेरे अंदर एक सिखनी का और एक पठान का खून है, और मैं झूठ नहीं बोलता, सीधी गोली मारता। और माँ ने मुझे क्या सिखाया था, पहला, इससे पहले कि मैंने गीता पढ़ी, उसने मुझे गुरु ग्रंथ साहब सिखाई। और 10वीं ग्रंथ खास तौर एक चीज माँ ने दी थी, गुरु गोविंद सिंह का भी वही है ना, दे शिवा वर मोहे आई। हे भगवान शिव, मुझे ये वरदान दे, शुभ कर्मों से कभी ना तरूं, कभी मैं हटूं ना, मत डरो अरसियो जब जाए लड़ूं, नहीं डरूं जब मैं लड़ने जा रहा हूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये मेरे ऑफिस में लिखा हुआ है, निश्चय कर अपनी जीत करो। क्या कौम है सिखों की यार, अमेजिंग पीपल, अमेजिंग पीपल। तो बेटा जब मैं ये चीजें देखता हूं ना हमारे देश में, अब मैं आपको बताता हूं कहानी, पेरेंट्स का बताया, मेरा एक बड़ा भाई एक बहन है। अब मैं बताता हूं कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य नीति में मेरे सिरहाने में पड़ी रहती है 24 घंटे, अभी भी मेरे पास है, गाड़ी में बैठा हुआ मैं देखता रहता हूं, कोई नई चीज मुझे मिल जाए उसके अंदर। चाणक्य ने कहा था कि किसी देश को अगर महान होना है, सबसे पहले उनके लोगों में होना चाहिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ब्रिटिश टाइम का वो कमीना था मकाउले, रॉबर्ट मकाउले, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम किया था। उसने ये कहा था भारतीयों को कि आप एक चीज समझ जाओ, हम सुपीरियर हैं, आप गंदी नाली के कीड़े हैं। हमेशा बोलिए हम गरीब हैं, हम नपुंसक हैं। ये हमारा माइंडसेट बन गया था, इसलिए पीएम कहते हैं वो माइंडसेट को बदलो। चाणक्य ने कहा था 6 चीजें होनी चाहिए एक देश के पास अगर वो महान होना चाहता है। सबसे पहली लीडरशिप, नेतृत्व। 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए, मैंने ऐसी लीडरशिप इस देश में नहीं देखी है जो मैं आज देख रहा हूं। मुझसे कहा जाता है कि मैं नरेंद्र मोदी का चमचा हूं, झूठ बोलते हैं, मैं महाचमचा हूं जो देश के लिए वो कर रहा है। 34 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान इस आदमी को दिए, 10 उसमें से इस्लामिक देश है। मानव इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के लिए। और एक मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिकन कंसल्टेंसी है, पिछले 3 साल से नरेंद्र मोदी को हर सप्ताह वो वोटिंग करते हैं द मोस्ट पॉपुलर लीडर।
दूसरी चीज उसने कही थी कि आपकी डिप्लोमेसी जबरदस्त होनी चाहिए। हम तो अघोषित नेता हैं ग्लोबल साउथ के, हमारी डिप्लोमेसी देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने किसको भेजा गया था? हमको भेजा गया था। मैंने अपने अमेरिकन फ्रेंड से कहा आप क्यों नहीं जाते? कहते हमने तो पुतिन को गाली दिया, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। मैं कहा कमीने, गाली देने को किसने कहा था? चाणक्य नीति नहीं पढ़ी? कहते नहीं। मैंने कहा चाणक्य ने कहा था दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खुली रखो, कभी भी हो सकता है बात करनी पड़ जाए। खैर हम गए, कामयाब नहीं हुए, वो अलग बात है। क्योंकि वो जो यूक्रेन का वो सर्कस में जो काम करता था, वो क्या नाम, बेगिंस्की, वो बेग करता रहता ना वो, तो वो तो हर चीज में जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहा था, मेरे पास वो वीडियो, मैं देखता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। तो वो जब वीडियो दिखाया, अमेरिकन कांग्रेस में लेक्चर दिया, वो भाषण दिया, सबने ताली बजाई, तो फिर खड़ा होकर करता है मैं शहंशाह हूँ। बता दिया अमेरिका ने तू शहंशाह है, तू दुनिया का सबसे बड़ा जनरल है। कमीने ने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन दुनिया का, और अपने देश को बर्बाद कर दिया, अपने लोगों को मरवा रहा। धीरे धीरे भी खबरें आ रही है ना कि वो अपने जो लीडरशिप है धीरे धीरे उनको हटा रहा है। तो उसने इलेक्शन नहीं होने दे रहा। उसने अपने इलेक्शन होगा तो वो जेल जाएगा खुद। इलेक्शन 28 महीने से चल रहे हैं। जब तक वहां पे इमरजेंसी है तो इलेक्शन होगी नहीं। उसने पहले अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया, वो बड़ा लोकप्रिय था, फिर लोग सड़कों पे आ गए, फिर उसने आर्मी चीफ को हटा दिया। ये गधा है, मरते जा रहे हैं इसके लोग, पर इसको अमेरिकन ने कह दिया यार तू, अमेरिकन ने और यूरोपियन ने, यार तू तो भगवान है। हाँ मैं भगवान हूं। अबे गधे, जिस दिन पुतिन को गुस्सा आया, वो भी एक आधा न्यूक्लियर तेरे ऊपर कहीं छोड़ दिया ना, तो फिर सीधा ऊपर जाएगा। सर इस लड़ाई का क्या लग रहा है आपको? मैं चाणक्य की बात करता हूँ, फिर आई कम बैक टू यूक्रेन। मैं तो रहा हूँ उस एरिया में बेटा। सर आपने बहुत दुनिया घूमी है। बहुत हर एरिया में आपका बहुत खूबसूरत देश था, खत्म कर दिया है। कीव वो नहीं है जो मैं जानता था। तो चाणक्य ने जब बात की डिप्लोमेसी की, मैंने बताया। फिर तीसरी चीज उसने कही कि आपकी मिलिट्री शक्तिशाली होनी चाहिए। नंबर 1 मिलिट्री दुनिया में मैकडोनाल्ड ट्रंप की, मैकडोनाल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, उसकी है। लड़ना नहीं आता, पैसे बहुत है, अब बहुत शक्तिशाली, अब तरह तरह के हथियार उनके पास है। नंबर 2 रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, क्योंकि उसने अपने सारे हथियार अभी तक यूज नहीं किया, और यूक्रेनियन तो कहते हैं अब तो हमारे पास कुछ खोने को है नहीं, जो ठोकना है ठोकता जा। नंबर 3, हैरान मत होइएगा, भारत की मिलिट्री है। लेटेस्ट फिगर्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्यों? मैं फौज में भर्ती करता हूं 18 साल की उम्र में, चीन भर्ती करता है 30 साल की उम्र में, क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी करके एक पीढ़ी पूरी खत्म हो गई है। समझ रहे हैं? कभी मानेंगे हमसे गलती? नहीं जी नहीं, हम तो माओ टाओ पाओ जो भी वो था उसने बोल दिया तो हो गया, और आजकल टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी वो कहता है, इनमें ये नहीं। तो ये थर्ड नहीं है, थर्ड हम है। फिर चाणक्य ने कहा था आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1 इकोनॉमी, सब मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, पैसा बहुत है यार उनके पास। नंबर 2 अब चाइना भी उभर आया है। नंबर 3 कहते हैं जर्मनी है, मेरा नहीं मानना, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं। वी हैव ओवरटेकन जर्मनी। शायद इस साल के आखिर तक पीएम साहब ऐलान कर देंगे हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था। जापान हमसे पीछे है, हम बहुत आगे निकल गए। नॉट ऑन पर कैपिटा, हमारी ट्रिलियन में तो नहीं है सर, अगर जैसे ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए हैं ऑलरेडी। आएंगे लेटेस्ट फिगर्स, वैसे 5वें या 6ठे पे अभी अपन नहीं, वो लोग बकवास करते हैं, वो जो आपका मनोबल तोड़ने की वाली बात। भाई जब हमने शौचालय हर घर में बना दिए थे 2 साल के अंदर, 11 करोड़ शौचालय, आपको याद है पीएम साहब ने अपने पहले भाषण में क्या बोला था? लाल किले से हर घर में शौचालय होना चाहिए। मैंने उनके विशेष सलाहकार से पूछा कि यार लाल किले से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में ये होगा ये होगा ये होगा, ये शौचालय की बात क्यों करता? जवाब नहीं मिला। बहुत साल बाद मुझे किसी ने कहा कि जब ये छोटे थे इनकी मां लोटा लेके जाती थी जंगल में। 2 साल के अंदर 11 करोड़ शौचालय। मेलोडिया साहब आपने नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाया, हमारे गांव वाले ने बनाए। और मैं आपको सच्ची कहानी बताता हूँ, लुधियाना से किसी ने मुझे फोटो भेजी, उसने पहले बोले था हम पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कोई सड़क पे नहीं जाता, रेलवे लाइन, ओपन डेफिकेशन खत्म कर, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो वहां पर एक तस्वीर मुझे भेजी कि एक साहब वहां बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन के, और हाथ में लोटा था, और वो जो हम सब पोस्टर करते हैं वो पोस्टर करके बैठा हुआ था। किसी ने मुझे वो फोटो भेजी, मैं तो उसका उस समय मीडिया इनकी कवरेज करता था और प्रोपोगेट करता था कि भाई सब लोग जुड़ जाओ। मैंने उसके डीसी को फोन किया, मैंने कहा यार ये मैंने खुद किया, मैंने कहा यार दे, आई एम एम्बेसडर दीपक बोरा, 73 का मॉडल हूं, तू तो बच्चा मेरे सामने, ये सब क्या है? कहते सर मैं पता करता हूँ।
अगले दिन उसका फोन आया कि सर ढूंढ लिया हमने। तो मैंने कहा कौन है ये व्यक्ति? कहते सर मैं खुद ही उसको मिल के आया। तो मैंने कहा उसे घर में शौचालय नहीं है? कहते सर अंदर गया 2 शौचालय है। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहा है? कहते जी एक गोरा आया था फोटो लेने, 1000 रुपए दिए, बोले यहाँ बैठ जा। आपका मनोबल तोड़ने के लिए कमीने हैं, डरते हैं कि ये देश कैसे उभर रहा है। 2 साल के अंदर 11 करोड़ शौचालय आपने बना दिए। सो दिस वॉज योर इकोनॉमी, राइट? उसका इकोनॉमी बहुत असर पड़ा है। और फिर उसने कहा था एजुकेशन, 5वीं चीज। एक दिन में 2 कॉलेज कौन सा देश खोलता है सर? मैं खोलता हूं। एक हफ्ते के अंदर एक नया विश्वविद्यालय कौन बनाता है सर? मैं बनाता हूं। एक महीने के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज कौन खड़ा करता है? मैं करता हूं। आपके स्टेट में तो कोटा भी है, एजुकेशन का हब बन गया। जयपुर अब एजुकेशन का हब बन रहा है, सीकर बन रहा है। एवरी डे 2 न्यू कॉलेजेस। और सुन लीजिए, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। मेरी ताकत समझ रहे हैं आप लोग? और इन बच्चों का भविष्य के साथ ये खेलना चाहता था। जब ये मकौड़ा पार्टी, जो भी उसका नाम है, कॉकरोच पार्टी सड़कों पे उतर आई थी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आए थे। बाकी फिर डिमांड्स उनकी। और जिसने ये फॉर्म किया था वो तो भाग गया ना, फिर चला गया वापस अमेरिका। अच्छा, अभिजीत दीप की इच्छा है? ऐसा कुछ पता नहीं है कि नहीं, मुझे कहा कि भाग गया है, क्योंकि लोग अब कहने अच्छा ठीक है तूने कर दिया, अब इसके बाद क्या है? तेरे पास पैसे कहां से आए थे? तेरा संविधान कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन दिखा हमको। वो क्या दिखाएगा आपको? बकवास तो कर दी, ये तो पहली विकेट हमने की है, इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे टाइगर भाग जा। और फिर वो जो 60 साल का टीनेज आइकॉन है जो कहता है मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, मेरी दादी भी, बच्चा नाम उसका मैं भूल जाता हूं, बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो वो तो वहां पता नहीं क्या क्या बातें करता था। अब जो मैं आपसे कह रहा था बेटा कि एजुकेशन में हम बहुत आगे। जब भारत आजाद हुआ था, सो कॉल्ड आजादी, मेरे पास 7% साक्षरता थी। आज 80% से आगे मैं निकल चुका हूं। डिजिटल स्पेस, आप जो यहां बैठे हैं सब, आप किसी को जानते हैं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? 140 करोड़ की आबादी के लिए 138 करोड़ स्मार्टफोन है। और मजेदार कहानी बताता हूं, शनिवार को ये जो किन्नर लोग हैं, ये लोग आते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, पैसे मांगते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, मेरी पत्नी और मेरे। मैं कैश रखता नहीं हूं, मैं सब यूपीआई यूज करता हूं। प्रति सेकंड हम 8000 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रति सेकंड 8000। तो आ रही थी, मैं दिल्ली वापस आ रहा था अंबाला से या कहां से, तो आके वो ताली बजाते ना अजीब से, वेरी नाइस पीपल, वो अच्छे लोग थे। तो कहती है मुझे देख, शीशा मैंने गया, कहती है राजा कुछ दे देना, आशीर्वाद लेता जा। मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा भाई मैं कैश रखता नहीं। मेरी पत्नी ने बोला वाकई ये कैश नहीं रखते हैं। फोन निकाल के कहती है इस पे भेज दे, यूपीआई। और फाइनल चीज उसने कही थी इंफ्रास्ट्रक्चर। छठी चीज, बेटा एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे कौन बनाता है? बेटा मैं बनाता हूं। 12 किलोमीटर रेलवे लाइन कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 99.6% मेरी रेलवे सिस्टम बिजली पे चलता है, वो मैंने बनाया है बेटा, और किसी ने नहीं बनाया। द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली इलेक्ट्रिफाइड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो मेरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने ये भी कहा था कि हवाई अड्डे मोबिलिटी के लिए 8 नए हवाई अड्डे साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। ये सब चीजें देखें तो चाणक्य ने कंडीशंस रखी थी ग्रेट नेशन होने के लिए। हम पहुंच चुके। अरे जब मेरे पास ये दोस्त आते हैं, अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, उनके लीडर्स आते हैं, मैं कई बार उनको जयपुर की तरफ ले जाता हूं, आगरा, यहाँ वहां जो भी नॉर्मल जगह है, तो मुझे कहते हैं कि आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं? आप तो डेवलप्ड है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, जाके मैकडोनाल्ड ट्रम्प को बोल दो कि हम डेवलप्ड है। तो ये बातें हैं बेटा, यू हैव टू आंखें खोल के देखना पड़ता है। 66, 67 बारिश नहीं हुई थी, मेरी धरती मां फटी हुई थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। मेरे पास अनाज नहीं था, अकाल था। इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका, और लिंडन जॉनसन कमीना वहां का राष्ट्रपति कहता है भीख मांगने आई है। और किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऐसे बकवास नहीं करते। आके बोली मेरा अपमान हुआ है, अब मैं नहीं जाऊंगी भीख मांगने।
फिर हरी क्रांति आई, आप तो जानते हैं, राजस्थान के बिदुल था, आपकी इंदिरा गांधी कनाल बनाया, सब शुरुआत की। हमसे कहा गया था सोमवार को मत खाइए, बलोजा साहब सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। 2 साल में 104 सोमवार होते हैं। माँ तो माँ होती है, कहती दीपक खा ले, और खुद कहती नहीं कि उन्होंने गिनती रखी थी मेरी माँ ने, कहती है 80 सोमवार तूने कुछ नहीं खाया, पूरा दिन रात को भूखा सोया, और तू मुझे कहता था माँ माफ करिए, भावुक हो जाता, कहती थी, मुझे कहता माँ आपातकालीन स्थिति है, मैंने कहा। वही फिर गैलरी की कहानी कि एक व्यक्ति नहीं खा रहा है, उससे भी असर पड़ता है, बूंद बूंद करके तो सागर बन। मैंने नहीं खाया बेटा 80 सोमवार 2 साल, करना था कर। और अब हम और आज आपके पास इतना अनाज भरा हुआ है आपके गोदामों में, पूरी दुनिया को, माँ तो माँ होती है, भारत को हम क्या कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, नहीं कहते, माँ से बगावत करते हैं, हमारी परंपरा है, माँ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, माँ को सताने की कोशिश, बिल्कुल नहीं, माँ तो पूछते हैं। अरे भगवान की सूरत मैंने नहीं देखी है, माँ की देखी है, भगवान की सूरत देखने की जरूरत नहीं है। यूएस ने कहा था कि हमने जो गलती चाइना के साथ की वो थी, भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत के साथ नहीं करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये क्या है नहीं करेंगे, हमको टैक्स नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, या नहीं, कुछ हमको रोकेंगे, पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी की मुझे आवश्यकता है जो आपके पास है, तो नहीं दोगे तो मैं बना लूंगा, मैं जुगाड़ू हूं, मैं अपने आप क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अपनी क्रिएट की थी, और हमने मार्स ऑब्जर्वर मिशन डिले हो गया था 10 साल, उसको मॉम कहते हैं। पीएम साहब ने क्या बोला था, मॉम धोखा नहीं करती अपनी संतान से। सो वी विल ये अब अमेरिका में मेरे जो मित्र हैं कह रहे हैं कि हम मैकडोनाल्ड ट्रम्प के लोगों से कह रहे हैं, अबे गधो, अगर तुम भारत को टेक्नोलॉजी डिनाई करोगे वो अपनी बनाएगा। बड़े होशियार लोग हैं भारतवासी, वो सही है, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा है, और जुगाड़ में तो हम टॉप हैं, जुगाड़ में तो टॉप हैं। तो सर, और एक तो हो गया कि हमको जो सपोर्ट करना है टेक्नोलॉजी का नहीं करेंगे, पैसे का नहीं करेंगे, पैसे की जरूरत नहीं है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग अब सतर्क हैं, हम भिड़ेंगे। कोशिश की है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, जब मैं जाता हूँ, लद्दाख तो मेरा इलाका है, स्पेशल एडवाइजर हूँ, मैं किसी लद्दाखी से जाके कुछ कहता हूँ कि भाई जरा मुझे, आई स्पीक अ बिट ऑफ लद्दाखी, तो ये रास्ता यहाँ से कैसा है, पता क्या कहेंगे कि यहाँ से जाइए, जय हिंद सर, यूं करते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर। मैंने कहा जय हिंद की क्या जरूरत है, मैं तो रास्ता, दे आर प्राउड टू बी इंडियन। लद्दाख और कारगिल रीजन के आप एडवाइजर हैं स्पेशल। अभी जो लद्दाख से सोनम वांगचुक जी आए थे, उस पे क्या राय है आपकी उन पे? कि कोई लोग कह रहे हैं कि बहुत बहुत हमें टैलेंटेड है, कुछ लोग उनके एंटी नैरेटिव है। वैसे आपका ओवरऑल व्यू क्या है? उसको मैग्सेसे से अवार्ड मिला था, और उसी ने बीच में एक बार कहा था, और पिछले साल तो बहुत उसको तकलीफ हुई थी, उसके कहने पर लोग भड़क गए थे, बच्चे लद्दाख, लद्दाख इज अ वेरी पीसफुल पीपल, 4 बच्चों को की मौत हो गई थी, और इसको बहुत बुरा लगा, इसीलिए इस बार इसने हंगर स्ट्राइक की और कह रहा था कि पीसफुल। अब इस पे आपका टेक क्या है? जो कुछ लोग कहते हैं, लोग, बेटा मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं कुछ नहीं करना चाहता, पर इतना ही कहूंगा कि जो इसने किया है कम से कम शांतिपूर्वक तरीके से किया, और पीएम साहब का जब मैसेज गया तो इसने कहा कि मैं बंद कर रहा हूं। अब जो मेरे डिमांड्स थे, तीनों डिमांड एक्सेप्ट कर लिया आपने, इंक्वायरी बिठा दी आपने, मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया आपने, पूरा बोला कि हम इसको दोबारा करेंगे, आपने एफआईआर वगैरह जो थी विड्रॉ कर ली, एफआईआर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, जो गुंडे थे उनके अगेंस्ट नहीं, जिन्होंने हिंसा की थी। तो ये चीज़ें मैंने अपने करियर में देखी हैं। तो सोनम वांगचुक का ये कहूँगा कि लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर, एक और चीज है जो अभी अपन सब बात ही कर रहे थे, उस पर और आगे करते हैं। यूएस ने एक तरफ तो ये कहा कि भाई हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, एक हमारे ये है, लेकिन उनको ये भी बताया कि अगर हमने इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दिया तो फिर चाइना सबको खा जाएगा, तो चाइना को बैलेंस करना है तो इंडिया को आगे बढ़ने भी दें। तो यूएस किस तरफ से जो फंसा हुआ है कि यार थोड़ा तो करना भी पड़ेगा और थोड़ा नहीं भी करेंगे, तो वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है, हमको कैसे देखना चाहिए? मैनेज नहीं कर रहा है, बल्कि उसके कभी, ये मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब तो बिल्कुल नार्सिसिस्ट हैं, अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं, बट ही इज अ वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट, भाई सबसे शक्तिशाली देश है और ये प्रेसिडेंट है, और ये मागा शागा करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लोग उसका समर्थन करते हैं, लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं, बट आई वुड से दैट आज तक मैंने कुछ नहीं किया जिससे अमेरिका के वाइटल इंटरेस्ट को चोट पड़े। अमेरिका ने किया है, लेकिन शक्तिशाली है, कुछ कह नहीं सकते, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कई बार इंतजार करें, कई बार खून के आंसू,
पीने पड़ते हैं। मौके का इंतजार करेंगे। हम दुश्मनी नहीं करेंगे, डेमोक्रेसीज हैं दोनों। और जैसा अभी आपसे सवाल पूछा था कि अगर आपको मौका मिले कहाँ बसेंगे, वहां चले, हमारे दिल सब वही हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वहां रहते हैं, 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, वहां रहते हैं। मेरे परिवार, आई हैव अ ब्रदर, ही लिव्स देयर, आई हैव अ सिस्टर, शी लिव्स देयर। तो भाई ऐसे कई लोग कहते हैं ना, आप इंडिया की इतना करते हो तो वो आपके बच्चे यहाँ क्यों नहीं रहते? एक वो नहीं आता अंकल कि वो यहाँ क्यों उनका नहीं? अपना चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक। शादी वहां की, बस गए। वापस आना चाहते हैं, खुशामदीद। वहां रहना चाहते हैं, आपकी मर्जी। सर, ये हमने फोर्स नहीं किया था कि आप जाइए। पढ़ाई करने गए थे बहुत साल पहले, रुक गए वहां। सर टैरिफ का क्या सीन है? जो टैरिफ पे ये वाली बात है कि मेरी तारीफ करो नहीं तो टैरिफ लगा वो दूंगा। डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प। मैं आजकल टैरिफ की ज्यादा बात नहीं करता। ज्यादा नहीं करते। तो अभी जो लगा रखा है, जो हमारी डील साइन नहीं हो पा रही, ट्रेड डील साइन नहीं हो रही, हमारे मंत्री, टैक्टिस है क्या? हमारे मंत्री ने कहा था 99% हो चुकी है, वेरी गुड, और 99% अभी बाकी है। एक गणित नहीं बैठ रही बस। ये गणित नहीं बैठ रहा, हो जाएगा बेटा। अल्टीमेटली उसको भी मार्केट चाहिए। और एक मजेदार चीज उसने कहा था कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पानी के जहाज जाते हैं, मैं उनको भी 20% ड्यूटी लगाऊंगा। अब किस बेसिस पे कैलकुलेट करेगा वो पता नहीं। अगले दिन फिर क्या कहता है, नहीं मैंने गल्फ के लोगों से, वो जो शहंशाह वगैरह हैं, वहां के राजा महाराजों से बात कर लिए, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रेड बढ़ाएंगे का मतलब हथियार खरीदेंगे। हथियार खरीदेंगे, हो गया। मेरी फैक्ट्रियां चलेंगी। अपने को तो धंधा चाहिए, यहाँ से नहीं वहां से आ जाए। भाई वो सट्टा बाजार खेलता है। अब 2 दिन के लिए रात को हमला नहीं कर रहा है। तो एक चीज प्रेसिडेंट साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप भारत के समय 12 बजे दोपहर के लेके 4 बजे शाम तक आप हमला करिए, बाकी रात को मुझे मत जगाया करिए जब आप हमला करते हैं। तो मेरे को नींद में से आप डिस्टर्ब करते हैं। एक चीज आपसे ये कहनी है कि सट्टा बाजार में जो हम लोग आपके बारे में कहते हैं, अब तेल की कीमतें कम हो गई। सुना है कि आपने ढेर सारा तेल खरीद लिया, आपकी फैमिली ने, और फिर जब फिर से आप कुछ बम फेंकेंगे, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, आप बेच देंगे। अब पता नहीं, लोग ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आप सट्टा बाजार खेलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बड़े तेज हैं। और जिहादिस्तान में कहते हैं कि वहाँ का जो पिंजड़े वाली मुनिया है वो भी आपका पार्टनर है और आप पैसे बना रहे हैं। और बलोचिस्तान, सर प्रेसिडेंट, मैं उस एरिया को जानता हूँ। बलोच लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, जिहादिस्तान में और ईरान में। 3, ईरान में भी बलूचिस्तान है। वो ठोकेंगे। आपने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यूएन ने नहीं किया, आपने किया। तो पाकिस्तानी बड़ा भांगड़ा करने लगे। दे आर अ वेरी गुड पीपल सर। आप इतिहास के सामने एक आप दीवार बन के खड़े हैं। चलने दीजिए, इतिहास को रोकने की मत कोशिश करिए, क्योंकि इतिहास का मिस्टर प्रेसिडेंट एक ही सबक है। इतिहास का वो सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। सर यूरोप के साथ जो भी एफटीए हुआ है हमारा, ये पेपर फॉर्मेलिटी है, वाटरशेड मूवमेंट है, कुछ बड़ा होगा? नहीं, यूरोप से मुझे क्या चाहिए? बिजनेस मिल जाए, चीजें, इन्वेस्टमेंट खरीदो पे मेरा सामान। वो तो मुझे मार्केट देख रहे हैं, मार्केट देख रहे वो मुझे बेचना चाहते हैं, मुझे चाहिए नहीं है। गाड़ियां बेचोगे, हमने टैक्स कम कर दिया, वेरी गुड। वाइन बेचोगे मेरे लोगों को, तब इंडियन वाइन में आ गए। मैं कभी वाइन की पार्टी में जाता, आई डोंट टेक अल्कोहल। अब कोई वाइन देता, मैंने कहा हिंदुस्तानी वाइन अगर है तो दो। ये यूरोपियन मुझे, क्योंकि बेटा मैं एक चीज बताऊं सच्ची दिल से, जो लोग शराब पीते हैं ना, कि मुझे ब्लैक लेबल या ब्लू लेबल या ग्रीन लेबल, आप बोतल में जो मर्जी ठर्रा डाल दिए, उसको फर्क नहीं पता लगेगा। लेकिन कहने के लिए बड़ा अच्छा है। एक मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, रोज 1 घंटा स्विम करता हूँ। तो आज नहीं किया क्योंकि आपके पास आ रहा था। तो एक कोई वहाँ पे मुझे 85 साल के बुजुर्ग वाले कि कहते हैं, एम्बेसडर आप आइए ना, लंदन में मेरे पास एक फ्लैट है ग्रवनर स्क्वायर में। मैंने कहा सर ये ग्रवनर स्क्वायर क्या है? मुझे तो लंदन के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आपकी बाप की रियासत है। लेकिन इनके विचार वो बहुत पुराने हैं। मजेदार बात यह है, बलूच लोगों का इतिहास उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 1750 या 1760 के आसपास, 1750 या 60 के आसपास, बलोच और पश्तून ये अलग अलग कौमें हैं, भाषा भी अलग है, कस्टम्स भी अलग, ये एक दूसरे से भिड़ गए। बहुत देर तक जंग चली। फिर एंड में क्या हुआ, ना ये जीता ना वो जीता। फिर कलाट एक जगह है, बलूचिस्तान जो जिहादिस्तान का हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा एरिया कलाट है। तो वहां पे फिर उन्होंने एक समझौता किया, उसको ट्रीटी ऑफ कलाट कहते हैं, कि भाई देख यार, तेरी बेटी से मैं शादी कर लूंगा, मेरी बेटी से तू कर ले, हम भाई भाई, डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हम लड़ेंगे नहीं। होगी, समझौता हो गया। मजेदार बात यह है
कि जब जंग हुआ पश्तूनों और बलोच के बीच में, पठान और बलोच के बीच में, उस ट्रीटी के कुछ ही सालों बाद वही पठान नेता अपनी सेना लेके भारत पहुंच गया और तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठा को पराजित किया। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उसने बलोच के साथ अग्रीमेंट किया और हमके ऊपर कुछ साल बाद हमला कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम माय फादरलैंड। अफगानिस्तान तो मेरा फादरलैंड है। माय फादर फैमिली वाज फ्रॉम देयर, सदियों पुरानी बात। उसके बाद क्या होता है, बलोच लोग रहते हैं 3 जगह, अफगानिस्तान, जिहादिस्तान और ईरान। तीनों जगह में जहां बलोच रहते हैं सबसे गरीब एरिया है। जिहादिस्तान का एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, मिलिट्री को भूल जाइए, 90% फौज उनकी पंजाबियों की है, उसको भूल जाइए। 80% जो उसका सिविलियन बजट है डेवलपमेंट का, वो पाकिस्तानी पंजाब पे खर्च होता है। 80%। थोड़ा सा सिंध को जाता है, थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा, 5% बलोच को जाता है। जबकि बलोच से क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं। रेवेन्यू यहाँ से काफी है। रेवेन्यू बहुत आती है, इन्हें खर्च को देते, वापस देते नहीं, वो नाराज है। तो अब जो हो रही है बात, अब पठान और बलोच, ना क्या बोला था चाणक्य ने, बेवकूफो, अमरीकियों, जिहादियों, समझो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो जिहादिस्तान, आपने पठानों से दुश्मनी की है, मेरी कौम से, आपने बलोचों से दुश्मनी की है, वो जुड़ गए आपस में, आपको ठोक रहे हैं। और आप कुछ, आज 27 तारीख की सुबह आपके 18 आर्मी सोल्जर्स को मार दिया उन्होंने, बलोच लिबरेशन। बलोचों की ट्रेडिशन नहीं थी सुइसाइड अटैक, आपने सिखाया उनको, अब उन्होंने शुरू कर दिया। औरतों को ये ट्रेडिशन नहीं था, अब बलोच औरतें भी उतर आई हैं मैदान में। क्या करोगे? क्योंकि एक कहावत है, जब आपके टूल बॉक्स में केवल एक हथौड़ा है तो हर समस्या कील नजर आती है, ठोको। जब आपके पास हाथ में केवल राइफल है तो हर समस्या गोली मारो। अबे गधो, ये नहीं होता। मेरे पास फौज है, तुमसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वो ये नहीं करते। तो सर अभी आपको ये तो अब क्या होने वाला है मैं बता देता हूं। बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। अपनी करेंसी भी कहीं तो छपी होगी, मुझे क्या पता कहां छपी है। अपनी करेंसी भी ले आए हैं, अपना पासपोर्ट भी, मुझे क्या पता, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं आप कि कहां पासपोर्ट छपा है उनको, मुझे क्या पता। अब उनका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा। अब मुझे मत पूछे ना रात को बैठ के मैं क्या करता हूं, मुझे क्या पता कौन बना रहा है उनका। मेरे बहुत से दोस्त हैं भाई वहां पर, हम लोग फोन पे अक्सर बात करते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज। कौन बना रहा है मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कौन बना रहा है उनका संविधान। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, यू नो, मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बेटा, 3 बार देश को टूटते हुए देखे। एक तो सब जानते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, दूसरा मैंने इथियोपिया एरिट्रिया को टूटते हुए देखा है, और मैंने सूडान, दक्षिण सूडान को टूटते हुए देखा है, और मैंने ऑलमोस्ट टूटते हुए कैमरून, जहां मैं आपका राजदूत रहा हूं। और तीनों की जो, और पापुआ न्यू गिनी, बोगनविल एक हिस्सा है, एक द्वीप है, अगले साल अलग हो जाएगा। तीनों की बेसिक चीज है इकोनॉमी। आप मेरा माल ले रहे हो, आप मुझे वापस इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। बेसिक। बिल्लू भाई क्लिंटन मेरे दोस्त हैं, नाम सुना होगा, अमेरिकन बिल्लू भाई, अपना बिल्लू। हाँ, तो बिल्लू से 90s में वो इलेक्शन लड़ने जा रहा था जॉर्ज बुश के अगेंस्ट। लोगों ने कहा कि तेरे को वोट क्यों करे, जॉर्ज बुश को क्यों नहीं? बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आर्थिक। तो ये जो मैंने देखे हैं, और कई डिसीजन में तो मैंने भी भाग लिया। पीस डील, सूडान, दक्षिण सूडान, मैं बैठा था ऐसी टेबल पर बैठा हुआ, दे कॉल में, दोनों साइड मुझ पे भरोसा करते थे, साइन के 10 मिनट के बाद डील टूट जाती। क्यों? आपस में भरोसा नहीं। मुझ पे तो भरोसा है, आपस में नहीं है। सेम इथियोपिया एरिट्रिया, बोगनविल का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे क्या पता किसने लिखा है, तो मैं गया था वहां घूमने फिरने के लिए, चाय पीने के लिए। तो बलोचों का संविधान बहुत जल्दी आ जाएगा। और बेटा एक चीज मैं साफ कह रहा हूं, आपका तो चैनल बहुत पॉपुलर है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं बेटा। 27 फतवा है मेरे अगेंस्ट, 27 मुझे किसी दोस्त ने कहा। फतवा जो होता था ना इस्लाम में, वो एक लीगल क्लैरिफिकेशन है कि आप कहते हैं 4 पत्नियां, इसका क्या मतलब है? हर देश में 4 पत्नियां? तो कोई मुल्ला जो है वो क्लैरिफिकेशन देगा कि ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। फिर इसको तो डेथ वारंट बना दिया। 27 है मेरे अगेंस्ट। पर इनको इतना ही कहना चाहता हूं जिहादियों को,
मुझ पे हमला करोगे ना, सामने से करना, पीठ पे गोली मत मारना। पठान पीठ पे गोली नहीं लेता, छाती में लेता है। दम है तो मेरे सामने आओ, नहीं तो ये जो आप मुझे फोन पे धमकियां देते हैं और मैसेजेस भेजते हैं वो बंद करो। आप मुझे गंदा मैसेज भेजोगे, मेरे बारे में वो कुछ नहीं कहता, आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। ये आप याद रखिएगा। और मुझे डराने की कोशिश करते हो। अबे टाइगर, ये खून किसका है? सर बलूचिस्तान का तो आपने ही बता दिया। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक टुकड़े नहीं, कई टुकड़े, 4-5 टुकड़े होंगे, इससे पंजाब ही रह जाएगा, बलूचिस्तान भी जाएगा, सिंध भी जाएगा। और मेरा मानना है कि उन्होंने कह दी, घोषणा कर दी है, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री बना दी है। ये वो दुनिया भर में बलूच हैं, वो सब अब ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के जो दूतावास हैं उनके बाहर डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत कुछ होगा। और पहला देश मेरा मानना है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर भी बलोच थे। जब सोवियत संघ ने हमला किया था तो बलोच और पश्तून छोड़ के कई लाख जिहादिस्तान में चले गए थे। और पंजाब के जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो हुकूमत चलाते थे, उन्होंने बलोच और पठानों से कहा, अबे गंदी नाली के कीड़े हमारे देश में आ गए हो हमें तंग करने के लिए। और उसने तो कई लाख पश्तूनों को बाहर भी निकाल दिया कि भाग जाओ यहाँ से। जब तक तो पैसा मिलता था, संयुक्त राष्ट्र संघ से जंग हो रही थी तो आपको रेफ्यूजी के नाम पे पैसा मिलता था, वो इनकी फौज खा जाती थी। इनको थोड़ा ना कुछ, ये नफरत करते हैं, दे हेट पाकिस्तान। मैंने एक पश्तून दोस्त से, एक क्या कईयों से हम लोग मीटिंग करते हैं देश की राजधानी में, तो मैंने कहा कि आप लोगों के विचार भारत के बारे में क्या है? तो कहता है मुझे देखकर, बाजीगर ओ बाजीगर। मैंने कहा ये क्या क्या? कहता है आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है भाई? 1947 तक तो अफगानिस्तान का बॉर्डर मेरे साथ था, इंडिया के साथ। फिर वो डूरंड शोरंड लाइन खोगा, अंग्रेज की औलाद कमीने पहले वो बना गए थे, लेकिन बॉर्डर तो मेरा आपके साथ था। तो ये चूहा कहां से घुस गया जिहादिस्तान? तो मैंने कहा यार बात तो आप सही कह रहे हो। कहते आपने कभी कुछ किया नहीं जो मेरे को तकलीफ हो, बल्कि पहली मूवमेंट जो भारत में हुई थी राजा विश्वनाथ सिंह ने किया था, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में पीएम ने इनॉग्रेट किया। उसने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी पहले विश्व युद्ध के दौरान काबुल में, और अमीर अब अफगानिस्तान पैसे देता था उसको जिंदा रखने के लिए। फिर ब्रिटिश ने वॉर खत्म, दबाव डाला तो बंद कर दिया। तो अफगानिस्तान के तो संबंध हमारे साथ बहुत तगड़े हैं बेटा, सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, इमोशनल कनेक्ट जिहादिस्तान के साथ नहीं है। क्योंकि किसी भी कौम को आप नाराज करना चाहते हैं तो उसकी डिग्निटी पर हमला करिए, ये हम लोग नहीं करते। यू नो, एक खिड़की खुली रखते हैं हम। बिल्कुल सही कहा। एक टाइम था नॉर्थ ईस्ट में, मैं जब जाता था तो उनको हम चाइनीज चीनी कहते थे नॉर्थ ईस्ट वालों को। ये प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल 44 बार वहां गया है, मोर देन ऑल द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स कंबाइंड। और ये जमाना होता था, ये लोग कहते थे अरे मुझे देख, अरे आप इंडिया से आए हैं, और आजकल तो गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियंस। यू नो, ये परिवर्तन आता है, आप उनको रिस्पेक्ट दो। ये पंजाबी मुसलमान, दुनिया का सबसे गंदा इंसान, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम, वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो तो कहता मैं भगवान हूँ। सर एक बताओ, पाकिस्तान की हर बार खबर आती है कि बस अब तो गरीब है, अब तो आटे के दाव ये भाव ये, अब तो बर्बाद होगा, फिर भी बच जाता है बार बार। ये बर्बाद हो क्यों? एक देश को क्या करोगे? अंतर्धान तो होगा नहीं ना, वो डिसअपियर तो चंद्रमा पे तो जाएगा नहीं। हाँ। रहेगा तो वहीं पर। सोमालिया को देख लीजिए, कहाँ है तो वहीं पर, खाने पीने को नहीं है, ठीक है तो सही, बैठा हुआ है वहां पे। लेकिन वो थोड़ा भी वहां से जो मिलिट्री वाला जो पंगा लगता है, पाकिस्तान अगर आज जिंदा है तो अपनी फौज करके है, वो और किसी पे भरोसा नहीं करता। और सर न्यूक्लियर की धमकी देते हैं, ये कर पाएंगे? ये बातें सवाल नहीं पैदा होता, सवाल ही उसको पता है। पीएम साहब ने तो बोला था, अरे पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीचेस सुना करिए, जो वो कहता है वो करता है, और जो करता है वो कहता है। उसने कहा कि पाकिस्तान हमें धमकी देता है न्यूक्लियर बॉम्ब के, तो कहता है कि हमने क्या अपने वाले दिवाली के लिए रखे हुए हैं? याद है आपको? अरे सुन लीजिए वो क्या कह रहा है कि चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है, साथ में पाताल से भी मैं खोज निकालूंगा आपको। सुनिए, ये विष्णु का अवतार है जो ये कह रहा है, बात मानिए इसकी। तो भारत से तो अब पंगा नहीं ले रहा, खामोश हो गया। सिंदूर में बहुत ठोका, बीच में हम सिंदूर में ये गिरा दिए। एक तो मैंने किसी पाकिस्तानी चैनल पर देखा था, वो कह रहा था जी हमने 3000 उनके राफाल गिरा दिए। मैंने कहा 3000 है मेरे पास, मुझे मालूम। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बता दिया। पढ़े लिखे नहीं ना बेचारे। मेरे पास जो मैंने बताया ना 80% से ज्यादा साक्षरता है, उसकी पता कितनी है? 30% तो हो गए, वो भी 30 भी दूसरे टाइप की है, दूसरे टाइप वैसे वाली नहीं है। वो नहीं तीसरी वो ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे रेट करते हैं कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन? द बेस्ट इन इंडियाज हिस्ट्री। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वही है। सब मुझ पे भरोसा करते हैं कि भारत धोखा नहीं देगा। पर सर एक नॉर्मली कभी कभी आता है ना कि आसपास के छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू जो है ना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वैसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन का कंट्रोल हम करना ही नहीं चाहते बेटा। श्रीलंका कितना फुदकता था चीन के उस पे, वो पक्षे पुक्षे जो था वहां पर। अल्टीमेटली जब उसको $3 बिलियन की आवश्यकता थी, IMF ने बोला पहले बताओ चीन ने आपको कितना पैसा दिया। भाई आप मैं बैंक से उधार लेने जाता हूं, बैंक पहले बोलेगा कि आपने पहले कितने उधार लिए दूसरों को, आपको तो चुकाने हैं। अब वो चीनियों ने बोला इसको श्रीलंका को मत बताना, तो IMF ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, बता मुझे। फिर आप क्या करें, फंस गए। फिर मेरे पास आए, मैंने $3 बिलियन इनको दिए। मालदीव्स का जो था राष्ट्रपति, इंडिया आउट, और जब मेरे PM गए तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया, कहता आई लव इंडिया। नेपाल वाला ओली मोली होली पोली जेल में बैठा हुआ है, बकवास करता था। अब तो जो एरिया लिपू लेक और ये वो उन्होंने अपने उसमें मैप में या अपने करेंसी में दिखाए थे, वो भी हटा दिए। वो भारत के हैं, लाइन पे आ रहे हैं सब लोग। मुझे ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश भी समझ जाएगा बेटा, अगर ये पानी जो मैं सिंधु नदी का पानी अगली बात सिंधु नदी के उसके बाद तो बाकी बहुत सारी चीजें बाकी आपका पार्ट 2 के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ सिंधु नदी का तो एक है। और फिर इस साल दिसंबर में गंगा वाटर ट्रीटी बांग्लादेश के साथ रिव्यू करनी है। ओह अच्छा, रिव्यू करनी है। अच्छा यार, मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं नहीं आऊंगा, लैप्स होने दीजिए। ट्रीटी खत्म, 60 नदियां भारत में उठती हैं, बांग्लादेश में जाती हैं। अगर मैंने वो पानी, मैं नहीं कह रहा मैं रोकूंगा, रिव्यू नहीं करूंगा बस। अगर रोक दिया मैंने, पानी पीने को नहीं रहेगा। फिर आप अल्लाह 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 करना, उस वक्त पानी नहीं मिलेगा, लाइन पे आ जाओगे आप लोग। देखिए हम लोग सब बहुत हर धर्म की इज्जत करते हैं, इस्लाम की भी करते हैं, जिहाद की नहीं करते। मेरी परंपरा नहीं है वो, आप लोगों की हो सकती है। मेरी परंपरा है कि सबके साथ शांति से रहो। भारत तो विश्व गुरु था। श्री औरोबिंदो ने क्या कहा था बेटा, भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। भारत को भगवान ने बनाया कि अपनी रोशनी पूरी दुनिया पर डाले। जॉर्जिया में मैं आपका राजदूत था, शेवरनाडजे राष्ट्रपति थे, गुजर गए हैं। उनको जब मैंने अपने क्रेडेंशियल्स दिए तो 5-10 मिनट के लिए चाय पीते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशन होती है। प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर जिसको भी आप दे रहे हैं वो आपको अलग से बिठा के बात करता है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा सर आपका राष्ट्रीय एपिक जो है नाइट इन द टाइगर्स के, बहुत मशहूर रोमान है जॉर्जिया का, पूरा भारत के बारे में है। तो बड़े खुश हो गए थे, आपको कैसे? मैंने कहा सर मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो जानता हूँ। फिर मुझे कहते हैं राजदूत एक चीज दिल से आपको कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर मामहिम, आप तो राष्ट्रपति ने बताए सर। कहता जो प्राणी इस दुनिया में आया है उसकी 2 मातृभूमि है, एक जहां उसका जन्म होता है और दूसरा भारत। मैं रो पड़ा कि सर ये आपने क्या कह दिया। कहता आप सबकी माँ है, यू आर द मदर ऑफ सिविलाइजेशंस। योर एक्सेलेंसी, थैंक यू। कितनी खूबसूरत बात कही जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने। वो सोवियत संघ का विदेश मंत्री होता था, एडवार्डो शेवरनाड, जब टूटा तो फिर अपने देश का राष्ट्रपति। सर एक जो है ना, कुछ लोगों की मोदी जी से शिकायत रहती है, मेरी भी थोड़ी सी है कि जब सिंदूर में मार ही रहे थे तो रुक क्यों गए जल्दी? थोड़ा 5-10 दिन 15 दिन और चलते रहते तो मजा आ रहा था। मतलब पठान मैं हूं क्या आप है? तो मजा आ रहा था, बीच में रोक दिया। वो एक थोड़ी सी शिकायत है, क्या कर रहा था उसके पीछे? यू नो, हर चीज को आपको देखना पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि उनको खत्म कर दूं। सिंदूर से पहले कई देशों को हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की कोशिश, उन्होंने कहा कि भाई इसका प्रूफ क्या है कि इफेक्टिव है। सिंदूर के बाद 17 देश लाइन में लग गए। फिलीपींस ने खरीद लिया है, वियतनाम ने कर दिया, इंडोनेशिया। तीनों आसियान के मेंबर हैं जो चीन के चमचे होते थे, अब भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। वो इसलिए हमने रोका क्योंकि फिर जो हमारा इंटेंशन था उसको हमने पूरा कर लिया था, खत्म कर। एग्जीबिशन लगा दी हमने 3-4 दिन, हमारा माल बिक गया। बाकी हमारे 3000 रफाल गिर गए थे और 5000 सुखोई गिर गए थे। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सर अभी मैं ना अपन पार्ट 2 के लिए बहुत कुछ बाकी रखते हैं। मैं आपकी बस डिप्लोमेटिक लाइफ में 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। Alright. आपको सर यूपीएससी में टॉप रैंक मिली थी, आपने आईएफएस में गए, आईएएस में नहीं, कोई व्यक्तिगत कारण? क्योंकि मेरे फादर साहब ने कहा था कि मैं तो जंग करता रहा हूं और तू जाके शांति के लिए लड़।
फॉरेन सर्विस में चला जाऊं। सर एम्बेसडर के क्या राइट्स और बेनिफिट्स रहते हैं compared बेनिफिट to कुछ नहीं होता। other सब लोग officers? सोचते हैं कि एम्बेसडर लोग जो है वो बैठ के पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं। नहीं, हम लोग देश के हित में जो कुछ होता है वो हम करते हैं, भले ही अपनी जान को खतरे में डालना पड़े। मुझे बता देता हूँ, सूडान में हमारे 5 ऑयल वर्कर्स को किडनैप किया गया था। ये कुछ वहाँ के कबीले थे जो सरकार के बरखिलाफ थे। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, अरबिक बोलता हूँ, तो सैटेलाइट फ़ोन से उनके चीफ से मैंने बात की, किसी बिचौलिए के थ्रू। तो मैंने कहा देखो यार, ये बच्चे हैं 28-30 साल के, छोड़ दो, मुझे कैद कर दो, मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ, मैं तो राजदूत हूँ, छोड़ दो बच्चों को। नहीं माने, और फिर सूडान की फौज ऑपरेशन करने गई और हमारे मेरे ख्याल 2 मर गए, 1 भाग गया, वापस आया खार्तूम जो राजधानी थी, और 1 का कुछ पता नहीं लगा अभी तक कहाँ है। बहुत साल हो गए। अब मेरी मंत्रालय को पता लग गया कि राजदूत साहब ने तो बोला कि मुझे कैदी बना लो, इनको छोड़ दो। वहां से संदेश आया, भाई क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अब तो राजदूत हो, अगर राजदूत को वो किडनैप करते तो बवाल हो जाता, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी, गलती हो गई, अगली बार नहीं ऑफर करूंगा। वहां से मेरे बेस्ट फ्रेंड, बहुत सीनियर थे मेरी बैच के, उनका मुझे मैसेज आया कि देख दीपक, तेरे को हमने बहुत बचाया है, तूने वो कानून तोड़े हैं जो अभी तक लिखे भी नहीं गए, तू हर चीज किसी की परवाह नहीं करता है। तो फिर मुझे कहते हैं कि अब दिल्ली से तूफान आने वाला है और तू बचा अपने आप को, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, सेव योर सेल्फ। मेरा एक लाइन का जवाब आज तक लोग उसकी बात करते हैं। मैंने कहा टाइगर, मैं ही तो तूफान हूँ। तो क्या तूफान की बात कर रहे हो? तूफानों से नहीं डरते हम लोग डरते। सर। व्हाट इज बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एम्बेसडर? आपको मौका मिलता है बहुत पढ़े लिखे लोगों से संपर्क करने का। जैसे बिल्लू भाई क्लिंटन से मिला हूँ, किसिंजर से मिला हूँ, पुतिन साहब से मिला हूँ, देश के टॉप लेवल लोगों से मिलते हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है और आप समझते हैं, देखते हैं दुनिया को, और फिर देखते हैं कि मेरे देश का बेनिफिट क्या होगा क्या करने से। फिर आप वो अपनी राय सरकार को भेजते हैं, सरकार उस पर अमल करे ना करे वो सरकार का डिसीजन है। लेकिन आप जो कुछ करते हैं वो ठीक है, झंडा लगाते हैं और लाल पीली काली बत्ती होती है और अच्छी तनख्वाह मिलती है, बड़ा घर मिलता है, दैट इज इमटेरियल। The power to talk about India, ये नहीं है कि मैं भारत की छवि पूरी तरह से बदल दूंगा यार। 193 सदस्य हैं। वो बूढ़ी मेरी जो दादी की दादी न्यूयॉर्क में रहती है, क्या नाम है उसका, उसको 80 साल की उम्र है, यूनाइटेड नेशंस ऐसी कुछ है ना, यूनाइटेड नेशन। हाँ, 80 साल की हो गई है। 80 साल की अभी जिंदा है कि मर गई है? मैं सुना था कि मरने वाली है। हाँ, तो मैं 193 सदस्य है, मेरी पोस्टिंग 6, 7, 8 जगह होती है, मैं 6 देशों में राजदूत रहा हूँ। कहाँ मैं भारत की वो बचा। तो हमारे सारे एम्बेसडर्स मिलके, हमारी सर्विस इतनी बड़ी नहीं है लेकिन हम सबसे इफेक्टिव है। तो राजदूत का ये काम होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मेरा एक ही विचार है, अगली बार बात करेंगे, कि वो मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में उनकी बिल्डिंग है, दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे डिप्लोमेट्स को बाहर निकालो, उस बिल्डिंग को नाइट क्लब बनाओ, शराब पिलाओ और म्यूजिक, बॉलीवुड का, सारी दुनिया में खुशहाली हो जाएगी। वैसे तो तुम कर नहीं पा रहे, वैसे ही कर दो। बेवकूफ लोग हैं वो बुढ़िया। अच्छा, उनका सेक्रेटरी जनरल को, उसका नाम है गटर ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल जाता हूँ। तो वो जो है ना, वो बड़ा मजेदार है। वो सुबह उठ के अपनी सेक्रेटरी से कहता है आज क्या हो रहा है, कहते हैं जी बहुत यूक्रेन और रूस में बहुत तेज लड़ाई। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ, फिर सो जाता है। अगले सुबह उठ के कहता है आज क्या हो रहा है, सर इजराइल ने तो ठोक दिया ईरान को। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ, फिर सो जाता है। बेवकूफी कुछ। अरे कहाँ है वो? आज जो जंग चल रहे हैं दुनिया में, देयर आर 56 काइनेटिक जंग आज दुनिया में लड़े जा रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र को बनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन को बनाया था टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर। और 56 जंग हो रहे हैं। अबे बुढ़े, कुछ नहीं कहूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने 3 दिन नौकरी की थी उनकी, जब मैं दक्षिण सूडान में था। मुझसे कहा गया कि सब कुछ हो गया, ऑर्डर, तनख्वाह बड़ी अच्छी थी। फिर मुझसे बोलते हैं कि आप पहली चीज क्या करोगे? मैंने कहा जितना आपका स्टाफ है सबको निकाल दूंगा। मुझे निकाल दिया स्टाफ। तो सर, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग एम्बेसडर, जो लोग मानने को तैयार नहीं है बट आप जानते हो पर्दे के पीछे? मैं इतना ही कहूंगा कि जब आपके संबंध किसी देश के साथ सही नहीं हो, वो आपको तंग करते हैं, प्रेशर डालते हैं, वो ठीक। स्पाइंग वगैरह, थ्रेट वगैरह ऐसा कुछ होता है? थ्रेट्स का थ्रेट होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। बट उस वक्त एवरीथिंग इज नॉट कंफर्ट। और फिर भारतीय मूल के लोगों पर जब अत्याचार होते हैं तो वो हम स्वीकार नहीं करते, तो फिर हम उनको बाहर लेके जाते हैं वहां से। किया, मैंने भी किया। वो जो डिप्लोमेट मूवी थी अभी जॉन अब्राहम वाली, आपने देखी सर? मतलब रियलिस्टिक है? ये कहूंगा कि थोड़ा सा तो
बढ़ा चढ़ा के बहुत करना ही पड़ता है हाँ। ना। आपने तो धुरंधर 1 और 2 भी देखी। बाय द वे 2 यार नहीं कहना चाहिए, अच्छा कह देता। हाँ। 2 का एक थोड़ा सा हिस्सा है मेरे जीवन पर आधारित है, अच्छा, और अभी एक और मूवी बन रही है। कौन सा हिस्सा सर? अब जाने दीजिए ना। और एक और फिल्म बन रही है, अरे उसका तो मैं हीरो बनने वाला। यू नो, मैंने 2 बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया था 72 में, दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप हो गई थी, वो अलग बात है। अब एक नेटफ्लिक्स के लिए कोई फिल्म बना रहे हैं, बड़ा पॉपुलर फिल्म मेकर है युवराज कुमार, उसकी फैमिली भी अफगानिस्तान से, तो उसका है इंडिया माई प्राइड, भारत मेरी शान। तो वो फिल्म का मेन एक्टर पता है कौन है? मैं। अभी मैंने साइन नहीं किया अग्री, 75 साल की उम्र में मुरारी फिर से हीरो बन रहा है। सर कौन सी पोस्टिंग या कंट्रीज है जो बहुत अट्रैक्टिव है, जहाँ पे हर इंडियन एम्बेसडर जाता है, या मिल जाए तो मजा आ जाए? मेरी जैसे- पत्नी ने यही सवाल मुझसे पूछा था हाँ। कि दीपक तेरे बैचमेट्स, तू फर्स्ट था, पर तेरे बैचमेट को अमेरिका जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई फ्रांस जाता है, कोई जापान जाता है, तेरे को अफ्रीका में क्यों भेजते हैं? मैंने कहा मुझे क्या पता। तो कहते तू किसी की सुनता नहीं है, मेरी नहीं सुनता तो सरकार की क्या सुनेगा। अब मैंने अपनी पत्नी से कहा माफ कर दे भाई, दे मैं क्या सुन। तो जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ से अपनी फ्रेंडली कंट्री है, ये अच्छी है। हाँ, हर जगह ठीक है। सूडान में बहुत मजा है, आर्मीनिया में बहुत मजा है, जॉर्जिया बहुत अच्छा था। ये डिसाइड कैसे होता है किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी और कितनी ड्यूरेशन? ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लोग कहते हैं, भाई हम लोग कह देते हैं इनफॉर्मली कि साहब देखो मुझे यहाँ भेज दो, कहता अच्छा मैं देखता हूँ का मतलब है भाग जा, मैं नहीं करूंगा। फिर वो फैसला करता है जो आपका मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव, वो रेकमेंड करता है, मंत्री अप्रूव करता है, प्राइम मिनिस्टर फाइनल ठप्पा। ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है? 3 साल normally। 3 साल मतलब ताकि आपकी जड़ें ना हो जाए वहां पर। हाँ। इसको हम लोकल लाइटर्स कहते हैं। ये ना हो कि आप उस देश से मोहब्बत कर बैठे। उस देश की औरतों से मोहब्बत करो तो कोई अलग बात है। उस देश से मोहब्बत नहीं होना चाहिए। इस देश से मोहब्बत, देश का मोहब्बत आपको भारत से होनी तो 3 साल में उधर रोटेट करते रहते हैं अपने पूरे मेरी 13 पोस्टिंग्स रही हैं, और मुझे बहुत जल्दी मार पीट के भगा देते थे, कहते कोई सुनता नहीं है किसी की। और मुझे गर्व है मैं किसी की नहीं सुनता था, भगवान की सुनता हूँ। और एक चीज, किसी फिल्म एक्टर ने मेरा डायलॉग यूज किया, पैसे भी नहीं दिया कमीने ने। बताओ वो डायलॉग पता क्या है? जब मैं वादा करता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। क्या बात है। कॉपी। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस, वर्क लाइफ बैलेंस पे आप कैसे मैनेज करते हो? बड़ा मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। बच्चों को स्कूल, यहाँ जाओ ये भाषा करो, वहाँ जाओ वो भाषा सीखो, तो फिर उनको हॉस्टल में डालने की कोशिश करते हैं भारत में, और सरकार पूरी तरह से समर्थन करती है। वर्क लाइफ बैलेंस तो टफ ही होता होगा क्योंकि करना पड़ता है, बदल रही है, चीजें बदल रही है, तो बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता। लेकिन कई बार होता है इंग्लिश स्पीकिंग देश में चले जाओ तो वहाँ भी बड़ा अच्छा है, और सरकार स्कूल के पैसे देती है सबको, यू नो भाई, और मेडिकल केयर भी मिलता है। तो हमारी सर्विस जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन द वर्ल्ड, और हमारी कॉम्पेंसेशन सैलरी भी बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको इतना सुबह शाम योगा, हर चीज का, हर बात का स्ट्रेस रहता है। एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, ये मेरा गिलास जो है आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। और दूसरा, थोड़ी देर के लिए ध्यान करता हूँ। ज्यादा ध्यान तो मेरी पत्नी करती है, मैंने आउटसोर्स कर दिया ना, हमारी एग्रीमेंट हो गई है। ध्यान आप करो, ध्यान तुम करना, ध्यान तुम करो, बाकी चीजें मैं करूंगा, एक्शन मैं करूंगा। आप वो चीजें करना जो मैं नहीं कर पाता। एंड यू नो बेसिकली जस्ट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। सर जो फ्यूचर आईएफएस ऑफिसर है उनको ट्रेन करने का आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ऑफिसर, जहाँ ट्रेनिंग होती है, वहां पे मैं पहला डायरेक्टर था उसका। अच्छा। उस समय फॉरेन सर्विस FSTI कहते थे, फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर नाम बदल दिया फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। फिर अब जब वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, उनका देहांत हुआ, बड़ा अच्छा के नाम बदल दिया। उनको यही सिखाते हैं कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने देश पे भरोसा करो, गर्व करो, पर ये मत सोचो कि आप दुनिया को बदल देंगे। बी रियलिस्टिक। और डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे वो आपको इज्जत नहीं मिलेगी जो डेवलपिंग। 160 मैंने बताया ग्लोबल साउथ, जो भारत को अपना अघोषित रोल मॉडल मानते हैं। भाई अफ्रीका के देशों में, अफ्रीका में 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, वो सब कहते हैं वी वांट टू बी लाइक इंडिया, लेकिन 2-3 हैं जो कहते हैं जी हमको यूरोप की तरह होना। मैंने कहा वो क्यों? यूरोप तो अब कूड़ेदान में चला गया इतिहास के। कहते नहीं ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम। मैंने कहा यार सुनो, एक गाना सुनाऊं, और तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो किधर है। सर रैपिड फायर राउंड है, 1 लाइन 1 वर्ड आंसर दे सकते हैं। ट्रम्प पे क्या व्यू आपका? मैकडोनल्ड ट्रम्प पे? मैकडोनल्ड ट्रम्प है। मोदी जी पे क्या व्यू है? द बेस्ट लीडर दुनिया में आज। शी जिनपिंग बेवकूफ है। पुतिन पे? बहुत तगड़ा इंसान है। सर आपकी, अब मैं लीडर्स की नॉर्मल बात कर रहा हूँ, फेवरेट सिटी इन इंडिया? एवरी सिटी। बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर एवर? सुषमा स्वराज आई बिलीव, एंड नाउ डॉक्टर S. जयशंकर। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर?
एक व्यक्ति नाम सुना है आपने उसका? उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। आवर बेस्ट फ्रेंड कंट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है पूरे वर्ल्ड में? लोग कहते हैं कि रूस दोस्त है, लोग कहते हैं भूटान दोस्त है, कुछ लोग कहते हैं श्रीलंका दोस्त है, कुछ कहते हैं अफ्रीका के देश। इट डिपेंड, यू नो, फ्रेंडशिप किस आधार पर। सब तो पैसे मांगते हैं मुझसे, क्योंकि मेरे पास आज क्षमता है। सिंदूर में कहते थे आपके साथ कौन खड़ा है जी, किसने मदद की है? मैंने कहा हमारी आलोचना किसने की है? फिर चुप हो जाते हैं। जिनको विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं मालूम है वो एक्सपर्ट बनते फिरते हैं। किसी को मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ। जिहादिस्तान को 2-4 मारूंगा, वो ठंडा हो जाएगा। सो दीज आर द इश्यूज। बेस्ट फ्रेंड, यू नो, बेस्ट फ्रेंड हम सबके होते हैं, लेकिन कंट्रीज का फ्रेंडशिप, किसी ने क्या बोला था मैं बता देता हूँ। अगर अंतरराष्ट्रीय मामलों में आपको वफादारी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद लाइए, तो वफादारी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिली। इंटरेस्ट ही होता है, Interest होता है। जहाँ इंटरेस्ट होता है। बिगेस्ट अचीवमेंट क्या मानते हैं सर आप टिल डेट? एक ही पत्नी है 49 ईयर्स से। सर बिगेस्ट रिग्रेट क्या है? अब रिग्रेट तो यही है कि मुझे पता नहीं पिछले जन्म का, रिग्रेट नहीं, एक गुजारिश है, ख्वाहिश है। अगर मेरे को उसने पूछा क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। फिर से भारत में मेरा जन्म हो, फिर से भारत का राजदूत बनूं, और फिर से मेलोडिया साहब के पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका अरे मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। अरे बहुत शक्ति है आप में, आगे बढ़ो। ये देश मेरा नहीं है, आपसे मैंने उधार लिया है और आपको लौटा के जाऊंगा ऐसा देश, बेटर देन व्हाट माय पेरेंट्स गिव मी। और आपको भी वही करना है। ये आपका देश भी नहीं है, आपने अपने बच्चों से उधार लिया, बस आगे बढ़ते चलो। एक अनुरोध सिर्फ, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस मेरी माँ को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यू नो, कारगिल में एक पत्थर है जिसपे मेरी लास्ट विश लिखी हुई है, क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ। भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। अफगानिस्तान में तो तोड़ दी थी बामियान बुद्धा जी, उसी फैमिली की 2000 साल पुरानी 100 फुट ऊंची मूर्ति, छोटा सा पत्थर है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ माय मदर हैड बिकम अ बुद्धिस्ट। सिखिज्म से बुद्धिज्म में चली गई थी। सब धर्म में विश्वास करते, तो मैं भी जो है बुद्धिज्म में बहुत विश्वास करता हूँ। तो वहां पर एक पत्थर है छोटा सा, भगवान बुद्ध की स्टैचू पर, उसमें मेरा नाम लिखा है, दीपक वोरा, 1951-इटर्निटी, हमेशा के लिए। और उस पर यह लिखा हुआ है, फौज ने बनाया है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। क्या बात। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस देश में मेरा जन्म हुआ। ये मेरी लॉटरी लगी है। अरे बार बार मैं ये लॉटरी जीतना चाहता हूँ बेटा। एंड सर फाइनली मजा आया। पूरा 1.5-2 घंटे, अपना 1 घंटे का प्लान था, 2 घंटे से ऊपर पॉडकास्ट चला, और अभी भी पार्ट 2 बाकी है मेरे। तो पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 सब चलता रहेगा सर। हर 6 महीने 3 महीने में मैं दिल्ली आता हूँ तो, या आप जयपुर आते हैं तो करते हैं। फाइनली सर अभी पिछले 2 घंटे के पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस क्या रहा? लास्ट क्वेश्चन हो। The best I have done थैंक यू so सर, far. थैंक यू सर, थैंक यू।